आज की क्लास में हम पहली क्लास में इंशाल्लाह आगाज़ करते हैं ऑडिट एंड एश्योरेंस का। मेरी एक बात समझने की कोशिश कर लीजिएगा, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लास इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि आज की क्लास में हम इंशाल्लाह ये कर लेंगे कि आज हमारी जो पहली क्लास है उसके अच्छा, ये जो हमारी क्लासेस हैं, मैं आपसे यूँ कहूँ कि जो हमारी फर्स्ट क्लासेस हैं किस चीज़ की, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो मैं अगले 7 क्लासेस आपके साथ किन चीज़ों पर चलता रहूँगा, मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ बात करूँगा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की। अगली 7 क्लासेस का टारगेट जो हमारा होगा वो ये होगा कि हमने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ना है। किसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ना है? हमने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ना है ऑडिट का। सही है। इस कॉन्सेप्चुअल जब हम ऑडिट के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो इसका मतलब है ऑडिट का जो पूरा सिलेबस है, होल सिलेबस, उसकी हम एक तरीके से उसका एक कंप्लीट ओवरव्यू ले रहे होंगे। सही है। इस कंप्लीट होल सिलेबस का ओवरव्यू ले रहे होंगे और इसके अंदर हम डिफरेंट आइजाज को पढ़ने की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की पढ़ने की, कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने की, कुछ ऐसे फंडामेंटल्स को पढ़ने की, ताकि हम कोई भी टॉपिक आगे पढ़ सके। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? मैं आपके साथ अभी से एक कैवेट लगा दूं, अगले 7 क्लासेस में शायद हम 10 से 12 स्टैंडर्ड्स का ओवरव्यू ले रहे होंगे, विच इज़ इक्वल टू 70% या 90% ऑफ योर सिलेबस। लेकिन इनमें से अब जाहिर सी बात है अगली 7 क्लासेस में बच्चों 70 या 90% कोर्स तो कंप्लीट नहीं हो सकता ना। तो अगले 7 क्लासेस में कोई एक टॉपिक भी, कोई एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी हम कंप्लीट नहीं पढ़ रहे होंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अगले 7 क्लासेस का सिर्फ और सिर्फ, आप पहली बार ऑडिट पढ़ने जा रहे हैं, जब आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो आपको डेबिट क्रेडिट सिखाई जाती है। सही है। जब आपको डेबिट क्रेडिट समझ आ जाता है तो फिर आपको जर्नल वाउचर, जर्नल एंट्री सिखाई जाती है। सही है। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आया जाता है और जब वो जर्नल वाउचर, जर्नल एंट्री सिखाई जा रही होती है और जब आपसे डेबिट और एंट्री, डेबिट क्रेडिट सिखाया जा रहा होता है तो उसमें प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का वर्ड भी आ रहा होता है, उसमें इन्वेंट्री का वर्ड भी आ रहा होता है, उसमें रेवेन्यू का वर्ड भी आ रहा होता है। इन तीनों एंट्रीज के ऊपर पीछे कोई ना कोई स्टैंडर्ड है, उन स्टैंडर्ड्स को आप समझने की कोशिश करेंगे, वो बाद में हम पढ़ होंगे। तो मैं जो आपके साथ करूँगा, अच्छा मैं कर क्यों रहा हूँ ये, मैं जिस टेक्निक से चल रहा हूँ, जिस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की टेक्निक से चल रहा हूँ, उसको आप यूँ समझ लें कि जो मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस है वो इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएगा। सेकंड चीज़, जो मैं 8-10 साल से पढ़ा रहा हूँ इस सब्जेक्ट को, तो उसका जो पूरा एक निचोड़ है ना, जो आप पहली बार ऑडिट पढ़ रहे हैं, अब मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ 7 क्लासेस लेने के बाद आपको ये श्योरिटी आ जाएगी कि मुझे पता है ऑडिट क्या है, मुझे पता है ऑडिट में स्टेप्स क्या है, मुझे पता है ऑडिट में क्या क्या लिंकिंग हमारे पास होती है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? इतना क्लियर हो? अगर इतना क्लियर हो, 7 क्लासेस बगैर, अच्छा इन 7 क्लासेस के अंदर हमारा एक और टारगेट क्या होगा? इन 7 क्लासेस के अंदर हम सबसे पहले लॉजिक की बात करेंगे, हम लिंकिंग की बात करेंगे, हम ड्राफ्टिंग की बात करेंगे। ये अगली 7 क्लासेस और उसके बाद जो अगली 70 क्लासेस हैं, सबके अंदर आपको ये चीज़ें दिखेंगी। जो हमारी 70th क्लास होगी, आप यूँ समझ लें कि जो हमारी आखिरी क्लास होगी वो पहली क्लास से, आज की क्लास से हमारे पास लिंक हो रही होगी। जो हमारी 25वीं क्लास होगी वो भी हमारी आज की क्लास से लिंक हो रही होगी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो आप यूँ समझने की कोशिश कर लें कि हम इतने ज़बरदस्त एक फाउंडेशन बना लेंगे अगले 7 दिन में, और इसमें कोई भी आइज़ा हम कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे। सही है। ऐसा नहीं होगा कि आज, लाइक फॉर एग्जांपल, आज के हमारा जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है उसकी पहली जो सीरीज़ है, हमारी जो पहली क्लास है, इसमें हम डिस्कस करेंगे आइज़ा 200 को। ठीक है। तो जब हम आइज़ा 200 को डिस्कस करेंगे तो हम आइज़ा 200 कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा आज की क्लास में कि इसको हम कंप्लीट पढ़ भी नहीं सकते। मैं आपके सामने आज ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं इसको कंप्लीट पढ़ा भी नहीं सकता आइज़ा 200 को। सही है। उसके बाद हम 315 पढ़ेंगे, उसके बाद हम मटीरियलिटी पढ़ेंगे, उसके बाद हम रिपोर्टिंग पढ़ रहे होंगे, उसके बाद हम एविडेंस पढ़ रहे होंगे। तो हम अपने पूरे ऑडिट के सर्कल को कवर कर रहे होंगे, लेकिन उसमें से कोई भी स्टैंडर्ड हम कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे। अगली 7 क्लासेस आप समझ लें कि आपके लिए एक हनीमून क्लासेस हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के ऊपर काम किया जाएगा, आपके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग किए जाएंगे, ताकि अगले 70 क्लासेस में आपको कोई भी मसला ना हो। क्या ये अप्रोच समझ आती है? और मैं सारी चीज़ें आज की क्लास में प्रूफ करूंगा मेरे बच्चों, A to Z सारी चीज़ें आज की क्लास में प्रूफ करूंगा। तो कोई भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, आपको मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि हमने इस टॉपिक में ये पढ़ा है, इस स्टैंडर्ड में हमने ये पढ़ा है, इसके अलावा आपने उस स्टैंडर्ड में किसी और चीज़ को नहीं देखना है। सही है। जब उसके बाद मैं अगला आइज़ा की तरफ जाऊँगा तो आपने ये बिल्कुल परसीव नहीं करना है कि यार वो वाला आइज़ा ख़त्म हो चुका है, वो आइज़ा ख़त्म नहीं हुआ। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ऑडिट में मेरे लेक्चर्स में आपको बार बार ये सुनने को मिलेगा, कोई भी स्टैंडर्ड कहीं पर भी ख़त्म नहीं होता, बिकॉज ऑडिट है ही पूरा लिंक सब्जेक्ट। क्लियर हो मेरे बच्चों? यहाँ पे बेहतरीन हो गया। तो
तो स्टार्ट करें हम अल्लाह का नाम लेके। रेडी हो? अगले 7 क्लासेस मेरा बच्चा बड़ी इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्लियर हो गया, आप यकीन करें आपका सिलेबस बड़ा आसान होगा, बहुत आसान होगा। और ये सबसे मुश्किल मरहला है, सबसे मुश्किल मरहला है कि अगले 7 क्लासेस में बच्चों को किसी तरीके से आप प्रिपेयर कर दो उसके फाउंडेशंस के लिए, उसके पिलर्स के लिए, ताकि उसके लिए ऑडिट का सब्जेक्ट ना सिर्फ कैफ में बल्कि फर्म में बल्कि फाइनल में ईच एंड एवरी लेवल में उसके लिए आसानी हो और उसके लिए कोई मुश्किल ना हो, बिकॉज उसको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पता है चीज़ों का। बच्चों क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा देखिए जी, सबसे पहले ये चीज़ सुन लें। और आज की क्लास में जब हम क्लास के एंड में कंक्लूड करेंगे, जब हम क्लास कंक्लूड कर रहे होंगे, तो इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हमारी ये तीनों चीज़ें कवर्ड होंगी, सही है। हम ओवरव्यू ले रहे होंगे सारे आइजाज़ का, ये कुछ चीज़ें कवर होंगी। और जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जी मैं आपको प्रूफ करूँगा कि कोई भी स्टैंडर्ड हम कंप्लीट नहीं पढ़ सकते, वो भी मैं आपके साथ करूँगा। आपने नोटिंग वगैरह कुछ भी नहीं करनी, ईच एंड एवरीथिंग इज रेडी फॉर यू, आपने कुछ भी नोटिंग नहीं करना है, ठीक है। और इसी लाइव क्लास को आप स्मार्ट लेक्चर से भी देख लीजिएगा, जो पोर्टल पर ऑलरेडी एक स्मार्ट लेक्चर अवेलेबल आ रहा है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की हेडिंग में, आप उससे भी कंपेयर कर लीजिएगा। डन हो गया मेरे बच्चों? ये जितने भी है ना, नोटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको सिर्फ वो समझ आ जाएगा A to Z सारे, मैं आज की क्लास में लॉजिक भी बताऊँगा, मैं आज की क्लास में लिंकिंग भी बताऊंगा, मैं आज की क्लास में ड्राफ्टिंग भी कराऊंगा, मैं आज की क्लास में बुक्स भी रीड करूंगा आपके साथ, सही है। बुक्स को भी रेफर करूंगा मेरे बच्चों, और वॉल्यूम 1 भी रेफर करूंगा, वॉल्यूम 2 भी रेफर करूंगा, वॉल्यूम 3 भी रेफर करूंगा, वॉल्यूम 4 भी रेफर करूंगा। तो आज 1-1.25 घंटे की क्लास में इंशाल्लाह हम बहुत कुछ पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। सबसे पहली चीज़ हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट से स्टार्ट करने जा रहे हैं, सही है मेरे बच्चों। सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि ऑडिट के एलिमेंट्स क्या होते हैं। अकाउंटिंग के एलिमेंट्स पता है सबको? अकाउंटिंग एलिमेंट्स पता है, ऑडिट के भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं। और आज की क्लास में हमारा सारा फोकस होगा इस एलिमेंट्स के ऊपर। इसी एलिमेंट से आपकी 17वीं क्लास भी लिंक होगी, इसी एलिमेंट से आपकी 2nd क्लास भी लिंक होगी, इसी एलिमेंट से हम आज एक नया आइजा भी पढ़ने जाएंगे, इसी एलिमेंट से जो आपके सामने डायग्राम बनी हुई है, ये जो आपके सामने चीज़ें बनी हुई है, इसी से हम सारी चीज़ों को पढ़ने जाएंगे। ये सारे हैंडआउट्स पोर्टल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आपने कुछ भी नोट नहीं करना है, सिर्फ आपने मुझे सुकून से सुनना है मेरे बच्चों। अच्छा, ऑडिट के कुछ एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट मैं आपके सामने सबसे पहले रीड कर रहा हूँ और फिर मैं उसको आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगा। ऑडिट का सबसे पहला जो एलिमेंट है हमारे पास, वो है हमारे पास 3 पार्टी रिलेशनशिप। ऑडिट में हमारे पास 3 पार्टीज़ होती हैं, सही, 3 पार्टीज़ होती है। पहला हमारे पास होता है शेयर होल्डर, दूसरा हमारे पास होता है मैनेजमेंट, और तीसरा हमारे पास होता है ऑडिटर, सही है। हमारे पास ऑडिट में 3 पार्टी रिलेशनशिप होती है। पहला शेयर होल्डर होता है, दूसरा मैनेजमेंट होता है, तीसरा ऑडिटर होता है। ये सिर्फ मैं अभी लिखा है मैंने, सही है। दूसरा जो हमारे पास एलिमेंट होता है ऑडिट का, वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सही है। दूसरा हमारा जो ऑडिट का एलिमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तीसरा जो हमारे पास एलिमेंट होता है वो होता है कोई ना कोई क्राइटेरिया, विच इज़ IFRS। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं किसी ना किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे बन रहे होंगे, विच इज़ द IFRS। चौथा हमारे पास जो क्राइटेरिया है, चौथा हमारे पास जो एलिमेंट है वो है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये पूरी दुनिया है जिसमें से 25 से 30 नंबर का पेपर आता है, सही है। पेपर में 30 नंबर का पेपर इस एरिया से आता है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, सही है। और आखिरी एलिमेंट हमारे पास है ऑडिट रिपोर्ट और ओपिनियन। ये 5 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। पहले एलिमेंट्स में हमारे पास शेयर होल्डर है, मैनेजमेंट है, ऑडिटर है। मैं आज की क्लास में शुरू के 15 मिनट आपको इन 5 एलिमेंट्स को पढ़ाऊंगा। फिर 5 एलिमेंट्स को पढ़ाने के बाद हम अपने आइजा 200 में मूव कर जाएंगे और फिर हम लॉजिक, लिंकिंग, ड्राफ्टिंग सब करेंगे। सबसे पहले अच्छा, मैं आपके सामने जो केस स्टडी रख रहा हूँ, मैं आपके सामने जो एग्जाम्पल रख रहा हूँ, मैं आपको जब वो एग्जाम्पल समझा रहा हूँ तो आपने एक आंख से मेरे बच्चों इस एग्जाम्पल को देखना है जो मैं समझा रहा हूँ, और दूसरी आंख से आपने इन एलिमेंट्स को देखना है जो मैंने अभी आपके सामने सिर्फ और सिर्फ रीड किया। क्या तक बात समझ आती है? इतना एक्टिव और इतना अटेंटिव हो सकते हो? अच्छा, सबसे पहले इसको यूँ समझने की कोशिश करना कि मैं केबिन गया, सही है, केबिन वाले के पास में गया। अच्छा, मैं जब नया फर्म में दाखिल हुआ था ना, तो मैंने 2006 में CA स्टार्ट किया था, और 2009 में ना मेरे पास जो है मैंने अपने डिलॉयट के साथ आर्टिकलशिप स्टार्ट करी थी, ठीक है। और जो मसला आज आर्टिकलशिप पर चल रहा है वो भी उस ज़माने में था। 6 महीने घर पर बैठा था, बड़ी मुश्किल से मेरा डिलॉयट में हुआ, और डिलॉयट में मैंने अपनी आर्टिकलशिप कंटिन्यू करी। जब डिलॉयट में आर्टिकलशिप, तो नया जब मैंने ऑडिट फर्म में गया, नया ऑडिट सीखा, चीज़ें करा, तो मैं जिस दुकान में भी जाता था ना, मैं डबल रोटी अंडा खरीदने भी जा रहा हूँ ना, तो मैं उसको कहता था, यार तुम ऑडिट करवाते हो अपना। मैं केबिन जाता था, सिगरेट बहुत छोटी उम्र से पी रहा हूँ, तो मैं जब केबिन जाता था तो केबिन जाके भी मैं उसको कहता था कि यार तुम अपने इस ढाबे का, इस केबिन का
ऑडिट करवाते हो? तो उस बंदे ने मुझसे पूछा, केबिन वाले ने, जिससे मैं सिगरेट ले रहा था 2 गोल्ड लीफ, मैंने उसने कहा कि यार ये ऑडिट होता क्या है? सही है। मैंने कहा यार ये ऑडिट ये होगा कि तुम जो है ना, अगर आज तुमने ये कहा है ना कि मैंने आज 100 पान बेचे, तो मैं ये वेरीफाई करूंगा कि तुमने 100 पान बेचे भी है कि नहीं बेचे। आज अगर तुम ये क्लेम करते हो ना कि यार मेरे पास गले में जो है वो 10,000 रुपये पड़े हुए हैं, तो मैं ये काउंट करके तुम्हें बता दूंगा कि हाँ जी वाकई में 10,000 पड़े हुए हैं। आज अगर तुम मुझे कहते हो ना कि मेरे पास गोल्ड लीफ के 100 डब्बे पड़े हुए हैं और जेम के 50 डब्बे पड़े हुए हैं, तो मैं काउंट कर लूँगा इसमें जाके और चेक कर लूँगा कि जी क्या ये वाकई में 100 डब्बे गोल्ड लीफ के पड़े हुए हैं कि नहीं पड़े हुए। सही है। सेम चीज़ मैं जब ग्रॉसरी लेने के लिए गया, नीचे जो ढाबे वाले होते थे, जब उनसे WT लेने गया तो उसको भी मैं ये सवाल करता था कि भाई क्या तुम ऑडिट करवाओगे, क्या तुम ऑडिट करवाते हो? तो उसने कहा ऑडिट क्या है? तो मैंने कहा मैं तुम्हारे अंडे काउंट कर लूँगा, सही है, मैं WT काउंट कर लूँगा, मैं तुम्हारे पास कितना लीटर दूध पड़ा हुआ है, मैं ये सारी चीज़ें काउंट कर लूँगा। तो A to Z चीज़ें मैं तुम्हारी सारी की सारी काउंट कर लूँगा, उसको वेरीफाई कर लूँगा। जो तुम दावा कह रहे हो कि तुम साल में 1 लाख रुपये कमाते हो, मैं ये चेक कर लूँगा कि तुम क्या वाकई में 1 लाख रुपये कमाते हो कि नहीं कमाते हो। उनका जवाब क्या था पता है? उनका जवाब ये था कि यार मैं तुमसे ऑडिट क्यों कराऊं, मतलब मैं अपना ही काम तुमसे वेरीफाई क्यों कराऊं। समझने की कोशिश करिएगा, जो ढाबे वाला था, जो केबिन वाला था, वो इकलौता बंदा बेचारा सुबह से लेकर रात तक दुकान में बैठा हुआ होता है, वो क्या अपने इस क्लाइंट का या अपने इस ढाबे का ऑडिट मुझसे करवाएगा? मतलब वो कैश काउंट कर रहा है 10,000 रुपये और वो मुझे बोलेगा कि यार मैं तुम्हें 50,000 लाख रुपये दे रहा हूँ और तुमसे ये कह रहा हूँ कि जी ऑडिट करो मेरे इस कंपनी का या मेरे इस ढाबे का और मुझे वेरीफाई करके बताओ कि क्या वाकई में मेरे पास 10,000 रुपये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? हाँ बच्चों, तो इसका मतलब है कि जी अगर आप एक इकलौते बंदे हैं और आप अपनी कंपनी चला रहे हैं या अपना ढाबा चला रहे हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है ऑडिट करवाने की? जब मैं एक चीज़ काउंट करके बैठा हूं तो मैं आपसे क्या कर रहा हूं? बिल्कुल सही बात करो, सोल ओनर है, क्या करेगा? अच्छा, अब एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिएगा KFC की। ये KFC बाद में था, पहले इसका एक बर्गर की शॉप थी। सही है, पहले इसके एक बर्गर की शॉप थी और जब इसकी बर्गर की दुकान थी तो मैं जब फर्म में लंच ब्रेक होता था तो मैं इस बर्गर वाले के पास जाता था और बर्गर खाता था। और मैंने अगेन इसको भी ये बोला कि यार क्या तुम ऑडिट कराओगे? सका तुम ऑडिट कैसे करोगे? मैं कहूँगा मैं चेक करूँगा तुमने कितने बन बेचे, मैं चेक करूँगा कि जी तुम्हारे पास आज डे एंड पे कितने अंडे बचे हुए, मैं ये चेक करूँगा कि जी तुम्हारे पास कितनी इन्वेंट्री बची हुई है, मैं ये चेक करूँगा तुम्हारे पास कैश कितना आ रहा है। क्या वो मुझसे अपने बर्गर के ठेले का ऑडिट करवाएगा प्यारे बच्चों? नहीं करवाएगा। सही है। अच्छा, अब मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। ये बर्गर वाला इतना फेमस हो गया कि इसने कहा कि यार मैं शाहराह फैसल में एक ढाबा लगाता हूँ और साल के लाख रुपए कमाता हूँ, क्यों ना मैं 10 ढाबे लगा दूँ? समझने की कोशिश करना बच्चों, क्यों ना मैं 10 ढाबे लगा दूँ? सही है। और क्यों मैं सिर्फ कराची में लगाऊँ, शाहराह फैसल में लगाऊँ? मैं लाहौर में भी लगाता हूँ, मैं इस्लामाबाद में भी लगाता हूँ। और मैं क्यों सिर्फ लाहौर इस्लामाबाद में लगाऊँ? मैं तो चाय वाला हूँ, मैं तो अब लंदन में भी अपनी शॉप खोलूँगा, मैं UK में भी शॉप खोलूँगा, मैं स्कॉटलैंड में भी शॉप खोलूँगा, मैं हर जगह पर चीज़ें करूँगा। तो क्यों ना मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करूँ? और जब उसको बिजनेस एक्सपेंड करना था तो उसने एक कंपनी का नाम बनाया विच इज़, जल्दी से बता दें भाई, विच इज़ KFC। सही है। अब मुझे बताएं, अब इस KFC के 100 से 200 या 2,000 या 25,000 या 40,000 रिटेल आउटलेट्स हैं पूरी दुनिया में। मेरे बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? इस KFC के 40,000, 50,000, 1 लाख आउटलेट्स हैं पूरी दुनिया में। क्या वो बंदा जिससे मैं आज से 2 साल पहले बर्गर खा रहा होता था, क्या ये बंदा इन 200, 250, 2,000, 2,500 आउटलेट्स में मौजूद हो सकता है? क्या इसने अकेले ने खोला होगा या इसने कोई कंपनी बनाई होगी, और जब कंपनी बनाई होगी तो पब्लिक से पैसा भी लिया होगा, और जब पब्लिक से पैसा लिया होगा तो ये इकलौता शेयर होल्डर नहीं होगा बल्कि बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे इस कंपनी में। मेरे बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? ये क्लियर हो? अब मुझे एक बात बताएं, तो क्या, अच्छा मैंने क्या बोला आपसे, जो मैं आपको पढ़ाता रहूँगा तो आपने इसको यहाँ से देखते रहना है। सही है, यहाँ से देखते रहना है। क्या ये वर्ड थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? अभी समझाया कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन क्या ये वर्ड थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? क्या ये बंदा मेरे प्यारे बच्चों 2,000, 2,500 आउटलेट्स को संभाल सकता है? अगर ये बंदा 2,000, 2,500 आउटलेट्स को नहीं संभाल सकता तो क्या यही, पहले तो यही अकाउंटिंग करता था, पहले सप्लायर से भी ये बात करता था, कस्टमर को भी यही डील कर रहा होता था, ठेला भी अपना खुद ही खोलता था, ठेला बंद भी अपना खुद ही करता था, कैश भी खुद ही काउंट करता था, अब माल खरीदने भी खुद ही जा रहा था। क्या ये सारे काम अब ये खुद कर रहा होगा बच्चों, या उसको ज़रूरत होगी किसी चीज़ की? इसको लाजमी अब डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी, ताकि वो इस कंपनी को चला सके मेरे बच्चों। सही है, ताकि वो इस कंपनी को चला सके। तो अभी तक हमने 2 एलिमेंट्स पढ़ लिए। शेयर होल्डर, सबसे पहले इस दुनिया में कौन आता है मेरा बच्चा, जल्दी बताते हैं। सबसे पहले इस दुनिया में कौन आया है? सबसे पहले इस दुनिया में शेयर होल्डर आया है। सही है। उसके बाद इस दुनिया में कौन आया है? उसके बाद इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का डील। और उसके बाद इस दुनिया में कौन आया है? उसके बाद इस दुनिया में मैनेजमेंट आई है। सही है। जब मैनेजमेंट आई तो मैनेजमेंट ने इस बिज़नेस को चलाना स्टार्ट किया। सही है। अंडे भी खरीदे, बर्गर भी बनाए, सारी चीज़ें करी, कैश भी काउंट किया, कैश भी मैनेज किया, एक्सपेंड करने के लिए बैंक से लोन भी लिया, ठीक ठाक सारा काम चला। अच्छा, ये KFC के पूरे साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं।
ये KFC के पूरे साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। इनके पूरे साल का रेवेन्यू 100 रुपये है, इनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स 80 रुपये है, इनका ग्रॉस प्रॉफिट 20 रुपये है, और जो इन्वेंट्री थी, कुछ अंडे थे जो कि सड़ गए थे, उसकी इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करी 10 रुपये की, कुछ रिसीबल्स थे जो कि हमने क्रेडिट में माल बेचा, कुछ रिसीबल्स थे जो कि इम्पेयर्ड हो गए, उसकी इम्पेयरमेंट है 10 रुपये की, और कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराई हमने अपने आउटलेट में, तो उसका खर्चा हुआ 10 रुपये का। प्यारे बच्चों, कंपनी का लॉस कितना आ गया? जल्दी से बता दें, कंपनी का लॉस कितना आ गया? कंपनी का लॉस 10 रुपये का आ गया। अब ये 10 रुपये का लॉस, ये 10 रुपये का लॉस शेयर होल्डर किसको प्रेजेंट, मैनेजमेंट किसको प्रेजेंट करेगी? शेयर होल्डर मैनेजमेंट किसको प्रेजेंट करेगी? मेरे बच्चों जल्दी से बता दो, ये 10 रुपये का लॉस मैनेजमेंट किसको प्रेजेंट करेगी? शेयर होल्डर को। जब मैनेजमेंट शेयर होल्डर को ये 10 रुपये का लॉस प्रेजेंट करेगी तो क्या शेयर होल्डर खुश होगा? क्या शेयर होल्डर मैनेजमेंट को बोनस देगा? क्या शेयर होल्डर मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकते हैं? उन्हीं की कंपनी है, क्यों रिमूव नहीं कर सकते? तो अब मसला ये है कि शेयर होल्डर अब बैठ के पूरी स्टोरी को सोच रहा है, और शेयर होल्डर अब मैनेजमेंट पूरी स्टोरी को बैठ के सोच रहा है। मैनेजमेंट ये कह रहा है कि यार शेयर होल्डर के पास तो टाइम नहीं है, तभी तो हम इस दुनिया में हैं। ऐसा ही है बच्चों, शेयर होल्डर के पास तो टाइम है ही नहीं, और वो तो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता, तभी तो हम इस दुनिया में हैं। तो एक काम ये करते हैं, ये जो हमारे पास पहले साल का रेवेन्यू है, जो कि हमारे पास 365 दिन है, जो हमारे पास पहले साल का रेवेन्यू है, जो कि हमारे पास 365 दिन का रेवेन्यू है, क्या इस 365 दिन को 385 दिन कर दें? लाइक 20 दिन का रेवेन्यू जो कि अगले साल का है, जो कि 1 जनवरी 2024 का है, क्या उसको आज रिकॉर्ड कर लूं बच्चों? क्या शेयर होल्डर को पता चल सकता है मेरी बात? ये वही शेयर होल्डर है जो शारा फसल में ढाबा लगा के बैठा हुआ था, सही है? तो क्यों ना मैं रेवेन्यू को 100 रुपये से 120 रुपये, मतलब अगले साल का रेवेन्यू भी आज रिकॉर्ड कर लूँ, अगले साल का रेवेन्यू भी आज रिकॉर्ड कर लूँ। कॉस्ट ऑफ सेल्स को नहीं छेड़ता, ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 20 रुपये से 40 रुपये हो गया। इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, शेयर होल्डर को कहाँ पता चलेगा कि लंदन में KFC का आउटलेट और वहाँ पे अंडे कुछ टूट गए थे, कुछ अंडे ख़राब हो गए थे, कुछ बन ख़राब हो गए थे, उसको कहाँ पता चलेगा? कोई इम्पेयरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सही है? कोई रिसीबल की इम्पेयरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। शेयर होल्डर को क्या पता चलेगा कौन सा रिसीबल है, कौन सा कस्टमर है, बैंक करप्ट हो चुका है? और ये जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 10 रुपये का, क्यों ना हम इसको कैपिटलाइज कर दें? क्यों हम इसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस बोलें? हम तो ये एज्यूम कर रहे हैं कि इससे तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, और ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं है, इससे तो हम अपने एसेट्स को और बढ़ा देते हैं, और कंपनी जो है शेयर होल्डर है वो तो और खुश हो जाएगी कि यार हमारे तो एसेट्स और बढ़ रहे हैं, कंपनी ग्रो कर रही है। प्यारे बच्चों, इस 10 रुपये के लॉस को कहाँ पे लेकर आ गया हूँ मैं? इस 10 रुपये के लॉस को कहाँ पे लेकर आ गया हूँ मेरा बच्चा? जल्दी से बता दे। मैं 40 रुपये के प्रॉफिट पे लेकर आ गया हूँ, और 40 रुपये का प्रॉफिट जो है वो मैनेजमेंट ने शेयर होल्डर्स को एनुअल जनरल मीटिंग में प्रेजेंट किया, सही है? शेयर होल्डर हर दिन नहीं आ सकता कंपनी के पास, सही है? साल में कुछ मीटिंग्स होती है, उसमें आता है, इंशाल्लाह लॉ में पढ़ेंगे। तो वो मैनेजमेंट के पास प्रेजेंट हुआ, और मैनेजमेंट ने शेयर होल्डर के सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखे, और शेयर होल्डर ने कहा 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ज़बरदस्त जी। तो उसने मैनेजमेंट को बोनस देना भी स्टार्ट कर दिया, मैनेजमेंट के इंक्रीमेंट भी बढ़ा दिए, मैनेजमेंट की सैलरीज भी बढ़ा दी, सही है? ये सारे काम कर रहे हैं, और उसने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा, उसने कहा मैनेजमेंट बड़ा अच्छा काम करिए, डायरेक्टर अच्छा काम करिए, इनको कोई रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये सारे के सारे काम कर लिए प्यारे बच्चों, मुझे बताएं क्या ये वाकई में 40 रुपये का प्रॉफिट है? सर ये 40 रुपये का तो प्रॉफिट नहीं है। तो अब इसका मतलब ये हो गया मेरे बच्चों, अब इसका मतलब ये हो गया कि 1 साल बाद, 2 साल बाद जब मैनेजमेंट ने ये सारी हरकतें करी, सही है, अंडे और बर्गर घर लेके भी जा रहे हैं, अंडे और बर्गर घर लेके जा रहे हैं, रिकॉर्ड नहीं कर रहे, सही है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, उस तरीके से देख नहीं रहे, जब ये सारी चीज़ें करी और 2 साल बाद, 3 साल बाद जब नई मैनेजमेंट आई, नए डायरेक्टर आए लेट से, और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या दी? उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन दी कि भाई जो 40 रुपये का प्रॉफिट है, क्या ये वाकई में 40 रुपये का प्रॉफिट है? ये तो 10 रुपये का लॉस है भाई, ये तो 10 रुपये का लॉस है। जब ये 10 रुपये का लॉस है मेरे बच्चों, तो यहाँ मैनेजमेंट ने शेयर को बोला कि जी आपके साथ तो एक बहुत बड़ी कहानी हो गई है, और पिछली मैनेजमेंट जो थी वो आपको बेवकूफ़ बना रही थी, आपका तो प्रॉफिट है ही नहीं, आपका तो लॉस चल रहा है प्यारे बच्चों, सही है, और कंपनी में तो फ्रॉड चल रहा था, और कंपनी में तो बेतहाशा एरर है मेरे प्यारे बच्चों। क्या शेयर होल्डर अगेन इस मैनेजमेंट पे अगले 2-3 साल के लिए रिलाई कर लेगा? प्यारे बच्चों, अब इस दुनिया में तीसरा शख्स कौन आया? जल्दी से बता दें। अब इस दुनिया में तीसरा शख्स कौन आया मेरा बच्चा? जल्दी से बता दें। अब इस दुनिया में तीसरा शख्स आया जिसका नाम है ऑडिटर। मेरे बच्चों मेरी बात सुनने की कोशिश करिएगा। अगर आप में से किसी ने लॉ पढ़ा हो तो मैं लॉ को भी लिंक करूंगा यहाँ से। ऑडिटर को अपॉइंट करने का राइट मैनेजमेंट के पास होता है कि शेयर होल्डर के पास होता है? कॉमन सेंस वाली चीज़ है, मुझे खुद बताइएगा। लॉ आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि लॉ में शेयर होल्डर का वर्ड क्यों लिखा हुआ है, सही है। ऑडिटर को
को अपॉइंट करने का राइट किसके पास है? क्या मैनेजमेंट ऑडिटर को अपॉइंट कर सकती है या फिर शेयर होल्डर के पास ये राइट है कि वो ऑडिटर को अपॉइंट करेगा? तो अगर लॉ में ऑडिटर का वर्ड लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, इसके पीछे लॉजिक हमारे पास ये है, सही है। अगर लॉ और ऑडिट किसी तरीके से लिंक्ड होता है तो इसके पीछे लॉजिक हमारे पास ये है। तो शेयर होल्डर हैज द राइट टू अपॉइंट द ऑडिटर इन द एनुअल जनरल मीटिंग, सही। तो शेयर होल्डर के पास राइट है। आप मैनेजमेंट को राइट देंगे तो पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। शेयर होल्डर के पास राइट है कि वो ऑडिटर अपॉइंट करेगा। अगर मेरी बच्चों मेरी बात सुने, अगर ऑडिटर अपॉइंट हो चुका होता, अगर शेयर होल्डर ने पहले ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया होता और अगर मैनेजमेंट जो है वो 120 रुपए का रेवेन्यू दिखाती, मेरे बच्चों जल्दी से बताएं, जो मैं यहां पे कह रहा हूं ऊपर डायग्राम से कवर करना है, सही है। मैनेजमेंट ने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर बनाएगा? क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर बनाएगा? प्यारे बच्चों, एक चीज मैनेजमेंट ने बनाई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सही है। ऑडिटर हमेशा किसी ना किसी चीज, बनी हुई चीज को ऑडिट कर सकता है, सही है। पुरानी एग्जांपल याद करना, मैं केबिन पे गया, मैंने कहा जी तुम जो कह रहे हो कि 10,000 रुपए का कैश है मैं काउंट करूंगा, तुम जो कह रहे हो कि तुम्हारे पास 20 अंडे हैं मैं काउंट करूंगा, तुम जो कह रहे हो कि आज तुमने 50,000 रुपए की सेल्स करी है मैं उसको वेरीफाई करूंगा। जहां मैनेजमेंट कहती है मेरे पास 120 रुपए का रेवेन्यू है, मेरे प्यारे बच्चों, मैं 120 रुपए के अगेंस्ट क्या ऑब्टेन करूंगा? जल्दी से बता दें। मैं इस 120 रुपए के अगेंस्ट, प्यारे बच्चों ऊपर डायग्राम देखनी हो मुझे जवाब देना है, ऊपर डायग्राम देखनी हो मुझे जवाब देना है। मैं इस 120 रुपए के अगेंस्ट एविडेंस ऑब्टेन करूंगा, मैं इस 120 रुपए के अगेंस्ट एविडेंस ऑब्टेन करूंगा। जब मैं एविडेंस ऑब्टेन करूंगा तो मैं मैनेजमेंट से कहूंगा ठीक है मुझे इनवॉइसेस दिखाओ, मुझे कस्टमर के साथ एग्रीमेंट दिखाओ। मैं टेक्निकली स्पीकिंग ये चेक कर रहा हूं कि क्या ये रेवेन्यू IFRS 15 के हिसाब से है या नहीं। क्या सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? मैं ये चेक करूंगा क्या ये रेवेन्यू IFRS 15 के हिसाब से है या नहीं, सही है। क्या मतलब, क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हुई है कि नहीं हुई। मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करी, मैं किस IS के हिसाब से चेक करूंगा कि इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जब मैनेजमेंट ने रिपेयर एंड मेंटेनेंस को कैपिटलाइज कर दिया, मैं किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत देखूंगा कि ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मेरे बच्चों जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ बच्चों, क्या यहां तक बात समझ आ रही है? जब कोर्ट में भी कोई केस जाता है कॉन्ट्रैक्ट का, तो कोर्ट कौन सी किताब खोलती है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 खोलेगी और चेक करेगी जी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से क्या लिखा हुआ है। अगर आप SCCP के पास जाओगे कोई कंपनी का मसला लेके, तो SCCP जो है वो कंपनीज एक्ट आपके सामने खोल के रखेगी, सही है। अगर अकाउंटिंग में दो बंदे आपस में बहस कर रहे होंगे तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को खोला जा रहा होगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये किस बेसिस पे प्रिपेयर्ड होते हैं? ये किसी न किसी बेसिस पे प्रिपेयर्ड होंगे, सही है। IFRS के बेसिस पे प्रिपेयर्ड होंगे, और जब IFRS के बेसिस पे प्रिपेयर्ड होंगे तो जो ऑडिटर है उसकी जिम्मेदारी है कि वो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा कि क्या वो उसके हिसाब से नहीं, ऑडिटर के हिसाब से नहीं, क्या वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बने भी हैं या नहीं बने, और उसके लिए वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा। और जब एविडेंस ऑब्टेन करके उसको लगेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बने हुए हैं, तो वो एक रिपोर्ट देगा। प्यारे बच्चों जल्दी से बता दो, वो रिपोर्ट ऑडिटर किसको देगा? वो मैनेजमेंट को देगा। प्यारे बच्चों पूरा ऑडिट खत्म हो चुका है, वो रिपोर्ट किसके पास जाएगी? मेरा बच्चा जल्दी से, छेती छेती मेरे प्यारे बच्चों, वो रिपोर्ट हमारे पास जाएगी मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया है आपको, वो रिपोर्ट जाएगी शेयर होल्डर्स को। मेरा बच्चा, क्या यहाँ तक बात समझ आती है? क्या ये ऑडिट के 5 एलिमेंट समझ आते हैं? सिर्फ 5 एलिमेंट में ये वर्ड समझ आते हैं। 3 पार्टी रिलेशनशिप में पहला शख्स शेयर होल्डर है, दूसरा मैनेजमेंट है, तीसरा ऑडिटर है, सही है। फिर हमारे पास एक और एलिमेंट है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी न किसी क्राइटेरिया के बेसिस से बनते हैं, विच इज़ योर थर्ड एलिमेंट, सही है। फिर हमारे पास चौथा एलिमेंट है कि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर हमने कुछ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने होंगे, और उसके बाद हमने शेयर होल्डर को रिपोर्ट देनी होगी कि क्या ये FS IFRS के हिसाब से बने हैं या नहीं बने। क्या ये बात समझ आती है मेरी? क्या एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट समझ आता है? अगर ये एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट समझ आता है तो हम इन सारी चीज़ों को मज़ीद डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। और प्यारे बच्चों मुबारक हो, हम आज की क्लास में अपने पहले आइज़ा को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं अभी से ही आपके सामने एक कैविएट दे दूँ, अभी से ही आपके सामने मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ, हम पूरा आइज़ा नहीं पढ़ेंगे। हम अगली क्लास में एक और आइज़ा पढ़ेंगे, वो भी पूरा नहीं पढ़ेंगे, और वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपके सामने प्रूफ करके दिखाऊँगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा मेरे बच्चों हम वॉल्यूम 1 में हैं, और हम वॉल्यूम 1 में पहला स्टैंडर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आइज़ा 200। आइज़ा का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जब मैं पाकिस्तान में ऑडिट करता था मैं आइज़ा 200 के हिसाब से करता था। जब मैंने लंदन में ऑडिट किया मैंने आइज़ा 200 के हिसाब से ऑडिट किया, सही है। मैं आयरलैंड में ऑडिट कर रहा हूँ, आइज़ा 200 के हिसाब से कर रहा हूँ। मैं जब कतर में ऑडिट करता था मैं आइज़ा 200 के हिसाब से। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, सही है। मैं अभी एक बहुत बड़े ग्रुप का ऑडिट कर रहा हूँ जिसके कोई 150 से 200 मतलब उसकी आप यूँ समझ लें कि 200 सब्सिडरीज़ हैं, और उन 200 सब्सिडीज़ का ऑडिट जो है वो कोई 25-30 मुल्कों में हो रहा है, ठीक है। और उन सब चीज़ों की ओवरसाइट मैं कर रहा हूँ। तो वो अगर जो वहाँ पे ब्राज़ील का कंपोनेंट है जहाँ पे वो ऑडिट हो रहा है, सही है, अगर बिकॉज
कंसोलिडेशन है तो सब्सिडीज डिफरेंट मुल्कों में, तो माल्टा में हो रहा है, मॉरिशस में हो रहा है, साउथ अफ्रीका में हो रहा है, दुबई में हो रहा है, कुवैत हो रहा है, मोरक्को में हो रहा है, किसी भी मुल्क में उस कंपनी का जो ऑडिट हो रहा है या उसके सब्सिडी का जो ऑडिट हो रहा है वो किस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हो रहा है, वो हमारा आइजा 200 के हिसाब से हो रहा है। और आइजा 200 का नाम है, आइजा 200 का नाम है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ आइजा। मुझे बताइए ये जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, ये जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, ये जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, क्या ये मैनेजमेंट का रिश्तेदार हो सकता है? मैं सिर्फ इस नाम के ऊपर बता दूं, मैं सिर्फ मेरे बच्चों इस नाम के ऊपर बता दूं, इस नाम के ऊपर आपको जो इंडिपेंडेंट दिख रहा है, इस इंडिपेंडेंट के ऊपर आई कैप का कोड ऑफ एथिक्स है, आई कैप का कोड ऑफ एथिक्स है, जिसमें हर अटैम्प्ट में 10 से 15 नंबर का पेपर आता है और उसके अंदर बहुत सारे सिनेरियोज बताए हुए हैं कि अगर आपका रिश्तेदार मैनेजमेंट में है तो क्या आप उस कंपनी को ऑडिट कर सकते हैं, अगर आपने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए तो क्या आप उस कंपनी को ऑडिट कर सकते हैं, अगर आपने उस कंपनी के साथ या उसकी मैनेजमेंट के साथ कोई बिजनेस रिलेशनशिप है तो क्या आप उसको ऑडिट कर सकते हैं। ये सारी की सारी बातें कहाँ कवर्ड हैं? आई कैप के कोड ऑफ एथिक्स में, और कोई 30 से 40 सिनेरियोज हैं जो कि हमारे पास कवर्ड हो रहे हैं सिर्फ इस एक वर्ड के ऊपर जिसका नाम है इंडिपेंडेंट। क्या यहां तक बात समझ आ रही है मेरे बच्चों को? तो आपको ये कोड ऑफ एथिक्स दिख रहा है मेरे बच्चों, ये कोड ऑफ एथिक्स का जो वर्ड है हमारे पास, सही है, ये जो कोड ऑफ एथिक्स का वर्ड है ये आपको जाके दिखेगा, कहाँ पे जाके दिखेगा, इससे हम कंक्लूड करते हैं कि क्या ये इंडिपेंडेंट है। तो बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं अब चूंकि मेरी बच्चों एक बात सुने, चूंकि ये स्टैंडर्ड का नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो ये अप्लाई किसके ऊपर होता है? ये ऑडिटर के ऊपर अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा ऑडिटर के ऊपर। और जो पहला स्टैंडर्ड हमारे पास है, जो पहला स्टैंडर्ड है उसका नाम है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जिस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं तो IFRS के हिसाब से बनाने हैं, इसी तरीके से अगर आपने ऑडिट करना है तो आइजा के हिसाब से ऑडिट करना है मेरे बच्चों को। यहाँ तक बात समझ आती है? अब जो ये स्टैंडर्ड है, ये पहला स्टैंडर्ड नाजिल हुआ है हम ऑडिटर के ऊपर, सही है, ये पहला स्टैंडर्ड नाजिल हुआ है हम ऑडिटर के ऊपर। और ये टेक्निकली स्पीकिंग आपको क्या बताएगा? ये जो स्टैंडर्ड आपको है, ये जो बात करेगा, जो इसका पहला पार्ट है, जो इसका पहला पार्ट है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है। वो सबसे पहले आपको एक चीज़ सिखाएगा कि जी आपकी जिम्मेदारी क्या है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताएं, इस दुनिया में पहले मैं आया हूँ, इस दुनिया में पहले मैं आया हूँ कि पहले मैनेजमेंट आई है? जल्दी मेरा बच्चा, जल्दी, छेती छेती, इस दुनिया में पहले कौन आया है मेरा बच्चा, जल्दी। तो वो पहले मुझे मेरी जिम्मेदारी बताए, वो सबसे पहले मुझे जिम्मेदारी बता रहा है किस चीज़ की? वो सबसे पहले मुझे जिम्मेदारी बता रहा है मैनेजमेंट की। मेरे बच्चों खुदा का वास्ते गौर से सुनना, बड़ी अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। मैनेजमेंट की 3 जिम्मेदारी हैं, मैंने आपके सामने 2 जिम्मेदारी लिखी है, मैंने तीसरी जिम्मेदारी नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी मैं थोड़ी देर में प्रूफ कर दूंगा आपको, सही है। मैनेजमेंट की पहली जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की पहली जिम्मेदारी है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विथ IFRS। मैनेजमेंट की पहली जिम्मेदारी है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विथ IFRS। मैनेजमेंट की दूसरी जिम्मेदारी है टू प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटर। क्या ये 2 जिम्मेदारी समझ आ रही है मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट की पहली जिम्मेदारी है कि उसकी जिम्मेदारी है कि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बनाने हैं, और मैनेजमेंट की दूसरी जिम्मेदारी है टू प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटर। क्या इन 2 जिम्मेदारियों को मेरे बच्चों यहाँ से लिंक कर सकते हो? जल्दी से बता दो, क्या इन 2 जिम्मेदारियों को मेरे बच्चे यहाँ से लिंक कर सकते हैं? क्या इन 2 जिम्मेदारियों को, हम आइजा 200 पढ़ रहे हैं, हमने एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट का थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लिया है, एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट हमारा ख़त्म नहीं हुआ। क्या मेरे बच्चे जो हम आइजा 200 में पहली चीज़ पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है टू प्रिपेयर FS इन अकॉर्डेंस विद IFRS, और मैनेजमेंट की दूसरी जिम्मेदारी है टू प्रोवाइड ऑल द इन्फॉर्मेशन टू द ऑडिटर। क्या मेरे बच्चे 15 मिनट ऑडिट पढ़ के इसको लिंक कर सकते हैं? मैनेजमेंट की पहली जिम्मेदारी है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विथ IFRS। मैनेजमेंट की दूसरी जिम्मेदारी है टू प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन। अगर आप मुझे रेवेन्यू में इन्वॉइसेस नहीं दोगे, अगर आप मुझे रिपेयर एंड एक्सपेंडिचर में सप्लायर की इन्वॉइस नहीं दोगे, तो क्या मैं ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकता हूं कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं ये IFRS के हिसाब से बने हुए हैं? हाँ भाई, मेरा बच्चा क्या समझ आ रही है? तो हम आइजा 200 स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन हर चीज़ हमारी कहाँ से लिंक्ड हो रही होगी मेरा बच्चा? हर चीज़ हमारी कहाँ से लिंक्ड हो रही होगी? एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट से लिंक्ड हो रही होगी। समझ आ रही है बात? तो इन 2 जिम्मेदारी में कोई मसला?
इन 2 जिम्मेदारियों में मेरे बच्चों को कोई मसला? पहली जिम्मेदारी टू प्रिपेयर एफएस, तुम कोई चीज़ बनाओगे मैं तभी ऑडिट करूंगा, मैं एफएस आईएफआरएस के हिसाब से नहीं बनाऊंगा, और तुम मुझे जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे तभी मैं ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करूंगा और तभी मैं इस पोजीशन पे आऊंगा कि मैं ये बता सकूं कि ये एफएस आईएफआरएस के हिसाब से बने नहीं है। दूसरी चीज़ ऑडिटर की जिम्मेदारी है, तो ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? ऑडिटर की जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिटर की मेरा बच्चा जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। ये रीजनेबल और एश्योरेंस 2 अलग अलग वर्ड हैं। ये रीजनेबल और एश्योरेंस 2 अलग अलग वर्ड हैं, सही है। रीजनेबल का मतलब है व्हाट इज रीजनेबल? हाई, सही है, हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, सही है। और एश्योरेंस का मतलब लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। जल्दी से मुझे बता दें ऑडिटर ने किसको लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देना है? किसको लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देना है? मेरा बच्चा जल्दी से बता दे। ऑडिटर ने किसको लेवल ऑफ जबरदस्त? टू दी शेयर होल्डर। एक एक वर्ड आपका लिंक होगा, एक एक वर्ड के पीछे लॉजिक होगी। मेरा बच्चा एक्टिव रहिएगा, सही है। तो ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो कि आईएफआरएस के हिसाब से बने हुए हैं, उसके ऊपर उसने एक रीजनेबल लेवल की एश्योरेंस लेनी है। एश्योरेंस का वर्ड बड़ा आसान है, उसने एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना है किसको? शेयर होल्डर को। लेकिन वो जो लेवल होगा अगर उस लेवल की मैं वेटिंग करूं 0 से लेके 100 तक, तो क्या वो लेवल 20 होना चाहिए? क्या 20 हाई है? क्या वो लेवल 50 होना चाहिए? सर क्या वो लेवल 100% होना चाहिए? नहीं सर, कुछ 80 to 90% कर लें, कुछ 70 to 80% कर लें, 5% 10% नहीं हो सकता। 5% 10% मेरा बच्चा नहीं हो सकता। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है मेरे बच्चों को? तो सुनिएगा, ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? जब मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बना लिए, तो ऑडिटर ने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है किस चीज़ के ऊपर? वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। जल्दी से मुझे बता दें प्यारे बच्चों, ये भी चीज़ कहाँ से आई है? जल्दी से मुझे बता दें, ये चीज़ उठ के आपके पास अगेन यहाँ से आई है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है मेरे बच्चों को? क्लियर हो मेरे बच्चों? अब ऑडिटर की जिम्मेदारी गौर से सुने। अब मुझे ऑडिटर की जिम्मेदारी को यहाँ से लिंक करके बताएं। ऑडिटर की मेरा बच्चा क्या जिम्मेदारी है? जल्दी से बता दें, ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि किसने प्रिपेयर करें? मेरा बच्चा जल्दी छेती जो मैनेजमेंट ने प्रिपेयर करें, क्या वो वाकई में आईएफआरएस के हिसाब से प्रिपेयर्ड हुए हैं कि नहीं हुए? और जो मुझे एश्योरेंस लेनी है वो रीजनेबल लेनी है। रीजनेबल का मतलब क्या है मेरे बच्चों? जल्दी से बता दें। रीजनेबल का मतलब क्या है? जल्दी से बता दें मेरे बच्चों। रीजनेबल का मतलब क्या है? हाई लेवल को क्या मैं इस डायग्राम से कहीं लिंक कर सकता हूं? मेरा बच्चा जल्दी से बता दें, खुद ही वर्ड समझ में आने लग जाएगा। क्या इस हाई को मैं इस डायग्राम से, जो कि मेरा चौथा एलिमेंट है ऑडिट का, क्या मैं उससे लिंक कर सकता हूं? मेरा बच्चा जबरदस्त, सफिशिएंट। अगर 100 रुपये का रेवेन्यू है और इसके पीछे 10,000 इन्वॉइसेस हैं, क्या मैं 2 इन्वॉइसेस को वेरीफाई करके कह सकता हूं कि 10,000 रुपये का रेवेन्यू बिल्कुल आईएफआरएस 15 के हिसाब से रिकॉर्ड हुआ है? क्या मैं 2 इन्वॉइसेस को वेरीफाई करके ये कह सकता हूं कि 10,000 का रेवेन्यू बिल्कुल आईएफआरएस 15 के हिसाब से रिकॉर्ड हुआ है? क्या ये सफिशिएंट है? क्या ये 2 इन्वॉइसेस सफिशिएंट है? अगर 2 इन्वॉइसेस सफिशिएंट नहीं है तो क्या मैंने एश्योरेंस ऑब्टेन करी है? बच्चा एश्योरेंस ऑब्टेन करी है मैंने? अगर मैंने 2 सैंपल भी क्या नहीं एश्योरेंस ऑब्टेन करी है। एश्योरेंस आप 1 सैंपल भी वेरीफाई करेंगे तो आपने एश्योरेंस ऑब्टेन करी है, लेकिन क्या वो एश्योरेंस रीजनेबल है? क्या वो एश्योरेंस आपकी हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है? मेरा बच्चा जल्दी छेती नहीं सर, आपने हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं करी, आपने सफिशिएंट एविडेंस ऑब्टेन नहीं करा प्यारे बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो मुझे बताएं, अगर 100 रुपए का रेवेन्यू है तो मैंने मैनेजमेंट से क्या मांगा होगा? इनवॉइस मांगी होगी। मैंने मैनेजमेंट से क्या मांगे होंगे? एग्रीमेंट्स मांगे होंगे। क्या मैनेजमेंट मुझे सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के कायल है? क्या वो रिस्पॉन्सिबल है? यस, वो रिस्पॉन्सिबल है, उसकी जिम्मेदारी है। जब वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने देखी, जब मैंने इनवॉइस देखी, तो इनवॉइस में मैंने देखी अमाउंट 10 रुपये की, और मैंने चेक करा मैनेजमेंट ने भी 10 रुपये का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ है। लेकिन जब मैंने इसकी डेट देखी तो उसकी डेट आ रही थी 5 जनवरी 2024 और मेरा ईयर एंड है 2023। अब जो मुझे एविडेंस मिला है प्यारे बच्चों, क्या ये इस साल का रेवेन्यू है? ये जो 10 रुपये का रेवेन्यू मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड किया हुआ है, क्या ये 10 रुपये का रेवेन्यू आपने इस साल डिलीवर किया है? क्या इस साल बन कबाब बेचे? क्या इस साल आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हुई है? मेरे बच्चों जल्दी से छेती बताएं। या मैंने देखा कि भाई 10 रुपये का मैनेजमेंट ने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ है, 10 रुपये कैश रिसीव भी हुए हैं,
लेकिन जो अंडे डिलीवर किए गए थे, जो बन कबाब डिलीवर किए गए थे, वो ईयर एंड के बाद किए गए थे। ईयर एंड पे आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं करी, और जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं करी तो क्या आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हो मेरे बच्चों? जल्दी से बता दो। तो ये जो मैं एविडेंस ऑब्टेन कर रहा हूं, ये सिर्फ इक्का दुक्का कर लूं या फिर सफिशिएंट कर लूं? तो अगर मुझे एविडेंस मिल जाए और मैं कहूं कि 100 रुपए का रेवेन्यू बिल्कुल सही है, तो मैं शेयर होल्डर को अपनी रिपोर्ट में लिख के दे दूंगा, इन अवर ओपिनियन These FS are prepared in accordance with IFRS। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? जो शेयर होल्डर को ओपिनियन दी जाएगी उसमें लफ्ज़ क्या लिखा हुआ होगा, उसमें लाइन क्या लिखी हुई होगी। आज बैठ के तुम किसी भी लिस्टेड कंपनी की रिपोर्ट डाउनलोड कर लो, रिपोर्ट डाउनलोड करोगे, सबसे पहली लाइन तुम्हें दिखेगी, इन आवर ओपिनियन। फर्गसन भी यही कह रहा होगा, डेलॉयट भी यही कह रहा होगा, KPMG भी यही कह रहा होगा, EY भी यही कह रहा होगा, BDO भी यही कह रहा होगा, मजार्स भी यही कह रहा होगा, इन आवर ओपिनियन These FS are prepared in accordance with IFRS। और अगर तुम बैठ के, और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं भाई ये तो 120 रुपये का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ है और 120 रुपये का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, 100 रुपये का रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए, तो तुम जाके हैस्कोल की अकाउंटिंग ओपिनियन, हैस्कोल की ऑडिट ओपिनियन देख लो, वहाँ पे लिखा हुआ होगा, इन अवर ओपिनियन These FS are not prepared in accordance with IFRS। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? और ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चे, सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। डन हो गया मेरे बच्चों? बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया प्यारे बच्चों। अच्छा, अगला सवाल ये है मेरा बच्चा, अगला सवाल ये है, वाई रीजनेबल एश्योरेंस, वाई नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस? भाई एक सवाल तो ये है ना कि आप हाई लेवल यहाँ तक क्यों जा रहे हो, यहाँ तक क्यों जा रहे हो, आप यहाँ तक क्यों नहीं जा सकते? चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, 16 साल का एक्सपीरियंस है, इतने मुल्कों में काम किया हुआ है, इतना कुछ है, आप 100% एश्योरेंस ऑब्टेन क्यों नहीं कर सकते? आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन क्यों नहीं, एब्सोल्यूट मतलब 100%, आप 100% एश्योरेंस ऑब्टेन क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों रीजनेबल? क्या अगला सवाल समझ आता है मेरे बच्चों? क्या अगला सवाल समझ आता है ये? अच्छा, ये आइजा 200 का स्मार्ट हैंड आउट है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी टू प्रिपेयर FS इन अकॉर्डेंस विद IFRS। ये लाइन समझ आती है मेरे बच्चों को? प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन टू द ऑडिटर, ये वाली चीज़ हमने अभी नहीं पढ़ी है। डन हो गया मेरे बच्चों? ऑडिटर की जिम्मेदारी टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। व्हाट इज रीजनेबल एश्योरेंस? हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, बट नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। वाई ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस? एक एक हैंड आउट चीज़ें बड़ी स्ट्रक्चर्ड वे में आपके लिए दी हुई है। बिकॉज देयर आर इनहेरेंट, ये ऑडिट की दुनिया में इनहेरेंट है, ये अकाउंटिंग की दुनिया में इनहेरेंट है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की दुनिया में इनहेरेंट है, ये मैनेजमेंट की दुनिया में इनहेरेंट है, ये शेयर होल्डर की दुनिया में इनहेरेंट है। मेरे बच्चों मेरी बात सुने, तो हमारे पास हम क्यों एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते? हम क्यों ऑडिटर 100% एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते? मेरा बच्चा, हम 100% एश्योरेंस इसलिए ऑब्टेन नहीं कर सकते, 4 वर्ड्स हैं, पहले मैं रीड करूंगा और आपने फिर खुद एक्सप्लेन करना है और आपने खुद लिंक करना है। पहली चीज़ है एस्टिमेट्स, पहली चीज़ है एस्टिमेट्स, दूसरी चीज़ है फ्रॉड, तीसरी चीज़ है मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन, और चौथी चीज़ है हमारे पास सैम्पलिंग। मेरे बच्चों, ये 4 चीज़ें हैं, ये चारों चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, ये जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे, ये जो मेरे प्यारे बच्चों मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे, समझने की कोशिश करिएगा। ये जो मैनेजमेंट कह रही है कि यार हमें लगता है कि हमें 10 रुपये का रिसीवेबल नहीं मिलेगा, हमें लगता है कस्टमर के हालात बुरे हैं, वो 10 रुपये का रिसीवेबल नहीं देगा। अगर मैनेजमेंट आपसे ये कहती है कि वो 10 रुपये का रिसीवेबल आपको नहीं देगा, क्या आप लिख के दे सकते हैं कि 10 रुपये का ही पैसा, 10 रुपये ही आपके बैड डेट एक्सपेंस है? ये इम्पेयरमेंट और रिसीवेबल क्या है? ये बैड डेट एक्सपेंस है। क्या आप लिख के दे सकते हैं कि 10 रुपये ही नहीं मिलेंगे? 10 रुपये ही नहीं मिलेंगे सर, 15 रुपये भी हो सकते हैं, 20 रुपये भी हो सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकती है। कंपनी ने एक एसेट खरीदा और ये एस्टिमेट किया कि ये 5 साल चलेगा, क्या आप लिख के दे सकते हैं कि ये एसेट वाकई में 5 साल चलेगा? ये 10 साल भी चल सकता है, ये 2 साल भी चल सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैनेजमेंट अपने अंडे और बन देख के कह रही है कि मुझे ऐसा लगता है इतने अंडे और इतने बन नहीं बिकेंगे जो कि एक्सपायर्ड हो जाएंगे, और जब एक्सपायर्ड हो जाएंगे तो हमें बैड डेट, हमें उसके ऊपर इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। क्या आप लिख के दे सकते हैं कि इतने ही अंडे ख़राब होंगे? प्यारे बच्चों, मैं SSGC का ऑडिट करता था, SSGC का 50 अरब रुपए का रिसीवेबल था पाकिस्तान स्टील मिल से। मुझे बताओ इस 50 अरब रुपए के अंदर मैनेजमेंट कितना बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड करे? 5 अरब, 10 अरब लिख के दे सकते हो कि स्टील मिल आपको 5 अरब रुपए खाएगा, बाकी 45 अरब दे देगा।
तो बच्चों फाइनेंस ये जो, तो इसका मतलब है पहली चीज़ क्या है, एस्टिमेट। सुनना मेरी बात को, सुनना, मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सही है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो मैनेजमेंट फ्रॉड कर रही है, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, तो दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, मैनेजमेंट इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड भी कर सकती है। अभी आपने एक इनवॉइस की डेट देखी और आपने कहा इनवॉइस की डेट में लिखा हुआ आ रहा था 2024, तो 2024 तो इस साल का रेवेन्यू है ही नहीं, मैनेजमेंट उसको 2023 भी तो कर सकती है, नहीं कर सकती 2023। क्या फेक इनवॉइस नहीं बना सकती? अगर मैनेजमेंट रेवेन्यू बढ़ा रही है तो क्या फेक इनवॉइस नहीं बना सकती मेरे बच्चों? तो दूसरी चीज, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या कर सकती है मेरे बच्चों, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेट। और जब मैनेजमेंट जो चीज़ बना रही हो, जब फ्रॉड करती है ना, तो फ्रॉड एक प्रॉपरली प्लान्ड होता है, सही है। मैं फ्रॉड के ऊपर थोड़ी देर के लिए फुल स्टॉप लगा रहा हूँ प्यारे बच्चों। आगे जाके हम फ्रॉड के ऊपर, जो मैंने 16 साल में जिन कंपनीज में मैंने ऑडिट किया और जो मैंने फ्रॉड आइडेंटिफाई किया, इंशाल्लाह सारा डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल एक चीज़ समझने की कोशिश करो, तीसरी चीज़ जो मेरा तीसरा एस्टिमेट है वो ये है कि मैनेजमेंट आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे। भाई एक ब्रांच में आग लग गई, एक ब्रांच में चोरी हो गई, 2500 ब्रांचेस है, 2500 ब्रांचेस है, उसमें से एक ब्रांच में चोरी हो गई, एक ब्रांच में आग लग गई, क्या आपको पता चल सकता है मेरे बच्चों? जब आपको पता ही, अगर तो आपको पता होता तो आप क्या कहते हैं, भाई लॉस रिकॉर्ड करो, भाई प्रोविजन रिकॉर्ड करो, भाई कंटिजेंसी रिकॉर्ड करो, सही है। अगर आपको पता, एक कंपनी है जो कि बहुत बड़ा केस हार चुकी है, और जब बहुत बड़ा केस हार चुकी है या सप्लायर ने उसके ऊपर एक बहुत बड़ा केस कर दिया है, मैनेजमेंट ने आपको इन्फॉर्म ही नहीं किया, मैनेजमेंट ने उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं करी मेरे बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैनेजमेंट की जो जिम्मेदारी है, अगर वो उसकी खिलाफ वर्जी, जब आपके पास इंफॉर्मेशन सारी की सारी नहीं है, जब इंफॉर्मेशन 100% नहीं है, तो क्या एश्योरेंस 100% ऑब्टेन की जा सकती है मेरे बच्चों? जब इंफॉर्मेशन, जब ये रिस्क है कि इंफॉर्मेशन ही 100% नहीं है, तो क्या एश्योरेंस 100% ऑब्टेन की जा सकती है मेरे प्यारे बच्चों? और आखिरी चीज, 2023 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, 2023 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, सही है। सुनना मेरी बात को बच्चों, बहुत ज़बरदस्त लिंकिंग करवा रहा हूँ। 2023 के एफएस हैं। ऑडिटर कहता है मैं तो दिन रात लगा दूंगा और मैं 100% एविडेंस ऑब्टेन करके रहूँगा, और आप दिन रात लगा देते हो। इमेजिन करो आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को ऑडिट कर रहे हो, जिसकी कितनी ब्रांचेस हैं, कितने एटीएम हैं, कितनी सब्सिडरीज हैं, और आप बैठ के कह रहे हो कि नहीं जी सवाल ही पैदा नहीं होता, हम तो फर्गसन है, हम तो डिलॉयट है, हम तो KPMG है, हम तो BDO है, हम तो रियाज अहमद है, हम तो 100% एविडेंस ऑब्टेन करके ही रहेंगे, और आप लगे रहते हो पूरा दिन पूरी रात बैठाए रखते हो, सब कुछ करते हो। 2030 में आप शेयर होल्डर को कहते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये गलतियां, और आप कहते हो हमारी अब जो फीस है, चूंकि हम 7 साल ऑडिट कर रहे हैं, 24/7 ऑडिट कर रहे हैं, तो हमारी जो फीस है लेट से वो 1 अरब रुपए। क्या शेयर होल्डर ही ऑडिट करवाएगा आपसे? AGM ईयर एंड के कितने महीने बाद आपने AGM कर लेनी है? 4 महीने बच्चों, ऐसा ही है। और 4 महीने में से AGM से 21 दिन पहले का आपने क्या देना है? तो ऑडिटर के पास 3 महीने हैं, 3 महीने में उसने ऑडिट कंप्लीट करना है। तो जब ऑडिटर ऑडिट कंप्लीट करता है तो वो किस बेसिस पे करता है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें किस बेसिस? जब मैं 100% ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई नहीं कर रहा, तो क्या मैं 100% एश्योरेंस ऑब्टेन कर सकता हूं मेरा बच्चा? जल्दी छेती। अगर मैं 100% ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई नहीं कर रहा, तो क्या मैं 100% एश्योरेंस ऑब्टेन कर सकता हूं मेरे बच्चों? मैं बिल्कुल भी ऑब्टेन नहीं कर सकता। ज़बरदस्त हो गया मेरे बच्चों। तो क्या ये वर्ड समझ आता है मेरे बच्चों को? एस्टिमेट्स, फ्रॉड, मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन, एंड सैम्पलिंग। क्लियर हो बच्चों? तो मैं कभी भी 100% एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकता, लेकिन मैं 20% एश्योरेंस भी ऑब्टेन नहीं करूंगा, सही है। मैं 20% एश्योरेंस भी ऑब्टेन नहीं करूंगा बच्चों। क्लियर हो यहाँ पे? ये 4 एलिमेंट्स को गौर से देखो। ये हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? ये हम आजा 200 पढ़ रहे हैं, सही है। 4 एलिमेंट्स को गौर से देखें मेरे बच्चों, 4 एलिमेंट्स को गौर से देखो, और इन 4 एलिमेंट्स को गौर से देखने के बाद इन 4 एलिमेंट्स को गौर से देखने के बाद जो हमने ऑडिट के 5 एलिमेंट्स पढ़े, मुझे इससे लिंक करके दे दो। जो हमने 4 एलिमेंट्स पढ़े उसको मुझे लिंक करके दे दो। हमने पहला एलिमेंट पढ़ा एस्टिमेट्स, जल्दी से लिंक करके दे दे। सामने लिखा हुआ एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट में सबसे पहली चीज़ एलिमेंट्स। मेरा बच्चा IFRS में क्या है? IFRS में क्या है? एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है। पढ़िए ना IAS 16 में अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। इम्पेयरमेंट है, अगर एक एसेट आप इम्पेयर कर रहे हैं तो, और आप कह रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि जी ये 100 रुपये से इम्पेयर्ड है, आप लिख के दे दो 100 रुपये से इम्पेयर्ड है। 120 से भी हो सकता है, 150 से भी हो सकता है। मैं एक कंपनी को ऑडिट कर रहा हूँ, उसके अंदर गुडविल और इनटेंजिबल एसेट जो एक्विजिशन में होती है 2 अरब डॉलर की है, $2 बिलियन की उस अमाउंट को मैं वेरीफाई कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। और उसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा रिस्क ये है कि क्या ये गुडविल
इम्पेयर्ड होगा नहीं होगा। और उसके लिए हमारी जो सबसे बड़ी अजम्पशन है वो ये है कि कंपनी अगले साल में कितना रेवेन्यू जनरेट करेगी। कंपनी कह रही है मैं 20% रेवेन्यू मेरा ग्रोथ होगी, 20% रेवेन्यू ग्रोथ होगी। क्या ये कन्फर्म्ड है कि 20% रेवेन्यू ग्रोथ होगी? 18% भी हो सकती है, 14% भी हो सकती है और 30% भी हो सकती है। तो फाइनेंशियल IFRS में क्या इन्वॉल्व है? IFRS में एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है। दूसरा एलिमेंट है हमारे पास फ्रॉड। जल्दी से मुझे लिंक करके दे दो। फ्रॉड कौन कर रहा होगा? ऑडिटर ही फ्रॉड करेगा। फ्रॉड कौन कर रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दो। तो ये जो मैनेजमेंट है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या कर सकती है? फ्रॉड। तीसरी चीज़ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी ऑडिटर को। और चौथी चीज़ मेरे प्यारे बच्चों सैम्पलिंग। चौथी चीज़ मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। सैम्पलिंग सफिशेंट। मैं जब SSGC को ऑडिट करता था प्यारे बच्चों तो SSGC को ऑडिट में हमारे पास 3 मिलियन कस्टमर्स हैं। सिंध और पंजाब में, सिंध और बलूचिस्तान में 3 मिलियन कस्टमर्स। हर महीने बिल आता है बच्चों, हर महीने बिल आता है। कितना हो गया? 3 करोड़ 60 लाख गैस के बिल। 3 करोड़ 60 लाख गैस के बिल। क्या मैं 3 करोड़ 60 लाख गैस के बिल वेरीफाई कर सकता हूँ? जब मैं तो यार ऊपर किसी ने बच्चों को कहता है सैम्पलिंग एक्सप्लेन करते हैं। जब मैं 3 करोड़ 60 लाख गैस के बिल्स वेरीफाई नहीं कर सकता मेरा बच्चा, जब मैं 3 करोड़ 60 लाख गैस के बिल वेरीफाई नहीं कर सकता तो क्या मैंने 100% वेरीफाई किया है? जब मैंने 100% वेरीफाई नहीं करा प्यारे बच्चों तो क्या मैं 100% एश्योरेंस ऑब्टेन कर सकता? मेरे बच्चों क्लियर हो? मेरे बच्चों क्लियर हो? अच्छा मेरे बच्चों ज़बरदस्त। एक आखिरी काम कर लें, कुछ नोट नहीं करना है, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ हैंड आउट में मिलेगा, कुछ भी नोट नहीं करना है। क्या ये डायग्राम देख के मुझे मैनेजमेंट की पहली जिम्मेदारी बता सकते हो? जल्दी से आ जाओ, क्विकली रिवीजन करते हैं। क्या ये डायग्राम देख के मुझे मैनेजमेंट की पहली जिम्मेदारी बता सकते हो? जल्दी जल्दी जल्दी, छेती 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 छेती। टू प्रिपेयर मैनेजमेंट की पहली जिम्मेदारी टू प्रिपेयर FS इन अकॉर्डेंस विद IFRS। क्या मुझे मैनेजमेंट की दूसरी जिम्मेदारी बता सकते हो मेरे बच्चों? जल्दी छेती छेती। क्या मैनेजमेंट की दूसरी जिम्मेदारी बता सकते हो मेरे बच्चों? टू प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटर। ज़बरदस्त। क्या मुझे ऑडिटर की जिम्मेदारी बता सकते हो? जल्दी छेती छेती। क्या मेरा प्यारा बच्चा मुझे ऑडिटर की जिम्मेदारी बता सकता है? क्या मेरा प्यारा बच्चा मुझे और इस डायग्राम को देख के ऑडिटर की जिम्मेदारी बता सकता है? ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है मेरा बच्चों? ज़बरदस्त। ऑडिटर की जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। किस चीज़ के ऊपर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है आप लोग? क्या ये डायग्राम देख के बता सकते हो किस चीज़ के ऊपर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। और किस चीज़ के ऊपर एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके हिसाब से बने हुए हैं? IFRS के हिसाब से बने। तो रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बने हुए कि नहीं बने हुए। सही है। रीजनेबल का मतलब क्या? रीजनेबल का मतलब क्या कि इस हाई को इस डायग्राम से 5 एलिमेंट से लिंक कर सकता है मेरा बच्चा? क्या इस डायग्राम को हाई को 5? मेरा बच्चा ज़बरदस्त 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 ज़बरदस्त। और एश्योरेंस का मतलब है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। एश्योरेंस का मतलब है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपने किसको देना है? किसको देना है? किसको देना है? किसको देना है? क्या ये एलिमेंट्स को देख के बता सकते हो मेरे बच्चों? ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये रीजनेबल एश्योरेंस जब ये है तो आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन क्यों नहीं कर सकते भाई? आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन क्यों नहीं कर सकते मेरे बच्चों? जल्दी से बता दें। क्या डायग्राम देख के आप मुझे 4 एब्सोल्यूट एश्योरेंस की रीज़न बता सकते हैं मेरे बच्चों? जल्दी से बता दें। क्या डायग्राम देख के आप मुझे 4 एब्सोल्यूट एश्योरेंस की रीज़न बता सकते हैं कि मैनेजमेंट आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगी? मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन। क्या मुझे आप डायग्राम देख के दूसरा बता सकते हैं मेरे बच्चों? ये जो सफिशेंट है ये हाई है। सफिशेंट का मतलब ही सैम्पलिंग है। सफिशेंट का मतलब 100% नहीं है। सफिशेंट का मतलब ही सैम्पलिंग है। सफिशेंट का मतलब 100% नहीं है। क्या आप मुझे तीसरा बता सकते हैं मेरे बच्चों? ये जो IFRS है इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं मेरे बच्चों? ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। और जो हमारे पास ये मैनेजमेंट है ये तो पहले दिन से ही फ्रॉडी आती प्यारे बच्चों। तो ये क्या करेगी बच्चों? यहाँ तक समझ आता है? क्लास का आगाज ये 2 वर्ड समझ आ रहे हैं? कुछ लॉजिक कुछ लिंकिंग समझ आई मेरे बच्चों को? चीज़ें याद रहेंगी आप अगर मैंने आपको लॉजिक बता दी, अगर मैंने चीज़ें लिंक करके आपको बता दी, आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे और आप उसके ऊपर फिर ऐसे लिख सकते हो। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? क्लियर हो मेरे बच्चों? मैं एक चीज़ आपके सामने ये डिस्कस कर लूँ बस और फिर हम ड्राफ्टिंग वाली चीज़ पे आ जाएंगे। फिर हम किस पे आ जाएंगे बच्चों? फिर हम ड्राफ्टिंग वाली चीज़ पे आ जाएंगे। मैं आपके सामने हूँ कैफ 8 वॉल्यूम 1। मैं आपके सामने हूँ कैफ 8 वॉल्यूम 1 जो कि आपके कंप्लीट नोट्स हैं। सही है। इसको समझने की कोशिश करना ताकि अप्रोच समझ में आ जाए। स्टैंडर्ड का नाम क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट के ऊपर एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है मेरे बच्चों? जल्दी से बता दें। जिसका नाम क्या है? ICAP कोड ऑफ एथिक्स। सही है। ये हमारा प्लान था।
हमारे कैफ8 की ओरिएंटेशन भी थी कहीं, ये हमारी कैफ8 की ओरिएंटेशन है, ये आपको दिख रहा है मेरे बच्चों को। डन हो गया बच्चों। तो इस इंडिपेंडेंट को मतलब जो पहला आइज़ा मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ आपके साथ, जो पहला आइज़ा मैं आपके साथ पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है मेरे बच्चों, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, इंडिपेंडेंट, जिसके ऊपर ICAP का कोड ऑफ एथिक्स है, जिसमें से 15 नंबर तक का पेपर आता है। मैं आपके सामने रीड कर रहा हूँ। अगर मैं डिटेल नोट्स आपके साथ रीड कर रहा हूँ तो समझने की कोशिश करिएगा। बिफोर वी डिस्कस ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट रिस्पॉन्स। क्या ये लाइन समझ आ रही है मेरे बच्चों को? हम ऑडिटर की जिम्मेदारी डिस्कस करने से पहले हमारे ज़रूरी है कि हम मैनेजमेंट की जिम्मेदारी डिस्कस करें। क्यों क्यों क्यों? जल्दी क्यों मेरा बच्चा, क्यों मैनेजमेंट की जिम्मेदारी पहले डिस्कस होगी और ऑडिटर की जिम्मेदारी बाद में डिस्कस होगी? जल्दी छेती छेती। इस दुनिया में पहले कौन आया है? इस दुनिया में पहले कौन आया है? इस दुनिया में पहले कौन आया है? जल्दी से बता दें भाई, जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें मेरा बच्चा ज़बरदस्त। टू प्रिपेयर FS इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क विच इज IFRS। इंडिया में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, UK में UK गैप है, US में US गैप है। ओवरऑल दुनिया में जहाँ पे यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा तो वहाँ पे IFRS यूज़ होता है। पाकिस्तान में IFRS है, सही है। तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और दूसरा हमने पढ़ा टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद ऑल इन्फॉर्मेशन। कोई मसला यहाँ पे? ये चीज़ हमने नहीं पढ़ी। क्या? फॉर सच इंटरनल कंट्रोल, फॉर सच इंटरनल कंट्रोल, फॉर सच इंटरनल, कौन सा कीवर्ड आ रहा है यहाँ पे? इंटरनल कंट्रोल। टू इनेबल दी प्रिपरेशन द FS दैट आर फ्री फ्रॉम, कौन सा वर्ड आ रहा है मेरे बच्चों? कौन सा वर्ड आ रहा है? मटीरियल। फिर कौन सा वर्ड आ रहा है? मिस स्टेटमेंट। फिर कौन सा वर्ड आ रहा है? एरर। फिर कौन सा वर्ड आ रहा है? फ्रॉड। बच्चों ये आपका 30 से 40% का सिलेबस है। तो उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है, मैं कर दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में मैं इंटरनल कंट्रोल को भी कवर करूंगा। एक क्लास इंटरनल कंट्रोल होगी, मैं एक क्लास में मटेरियलिटी को भी कवर करूंगा, एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की क्लास मिस स्टेटमेंट की होगी, एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की क्लास एरर की होगी और एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की क्लास फ्रॉड की होगी। क्या यहां तक मेरे बच्चों को बात समझ आ रही है? यहां तक बात समझ आ रही है तो मैं पूरे ऑडिट की सैर कराऊंगा, तभी हम किसी टॉपिक को स्टार्ट कर सकेंगे, वरना स्टार्ट नहीं कर सकेंगे मेरे बच्चों। कौन से वर्ड आ रहे हैं भाई, जल्दी से बता दें, कौन से वर्ड आ रहे हैं मेरे बच्चों? क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अगर आप वॉल्यूम 1 में भी आएंगे, वॉल्यूम 1 में भी अगर आप देखें, मटीरियलिटी, फ्रॉड और फिर हमारे पास लाइन से ऑडिट रिपोर्ट और ओपिनियन। तो ये जो एक लाइन है इसमें 30 से 40% मेरा बच्चा आपका सिलेबस है, सही है। अच्छा थोड़ी सी और आगे चलता हूँ मैं, तो ये समझ जाइएगा कि ये मैंने रीड क्यों नहीं कराया आपको, और आपने खुद से भी रीड नहीं करना है मेरा बच्चा। आपने इस वॉल्यूम 1 को रेफर भी नहीं करना, जितना पढ़ाया है सिर्फ वहाँ तक रहना है आपने। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? रीजनेबल इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट द एब्सोल्यूट एश्योरेंस। क्लियर हो यहाँ पे? एश्योरेंस इज टू एनहेंस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर। और इंटेंडेड यूजर कौन होगा? जिसने आपको अपॉइंट किया होगा। पाकिस्तान में अपॉइंट कौन करता है? अब मेरी बात सुनिएगा बच्चों, खुदा का वास्ते मेरी बात सुनिएगा। वाई ऑडिटर कैन नॉट एक्सप्रेस एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ये हेडिंग पढ़ी थी हमने, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ा व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, सही है। द प्रिपरेशन ऑफ FS इन्वॉल्व जजमेंट बाय द मैनेजमेंट, दैट इज अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। क्लियर हो? पॉसिबिलिटी दैट द मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड ईदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ऑल इन्फॉर्मेशन। फ्रॉड में इन्वॉल्व, और अगली चीज पढ़ी हमने, क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? लेकिन हमने ये पैराग्राफ नहीं पढ़ा। वाई ऑडिटर कैन नॉट एक्सप्रेस एब्सोल्यूट एश्योरेंस, द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू, आइजा आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, एंड कैन नॉट रिड्यूस द ऑडिट रिस्क। अबे यार ये कौन सा वर्ड आ गया? ऑडिट रिस्क। ये कौन सा वर्ड आ गया? ऑडिट रिस्क। भाई अगर ऑडिट रिस्क का वर्ड आ गया है, अगर ये ऑडिट रिस्क का वर्ड आ गया है, अगर ये ऑडिट रिस्क का वर्ड आ गया है, पूरा एक टॉपिक है ऑडिट रिस्क, सही है भाई। तो ये नहीं पढ़ा है, ये नहीं, क्योंकि इस लाइन को पढ़ाने के लिए पहले कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में मैंने आपको ऑडिट रिस्क एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस दैट द FS आर फ्री फ्रॉम, कौन सा वर्ड आ रहा है? मटीरियल। मटीरियल के ऊपर एक अलग स्टैंडर्ड है, मिस स्टेटमेंट के ऊपर एक अलग स्टैंडर्ड है, फ्रॉड और एरर के ऊपर अलग स्टैंडर्ड है मेरे प्यारे बच्चों, सही है। विच रिजल्ट्स इन मोस्ट ऑफ द ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस के ऊपर एक अलग स्टैंडर्ड है। एंड बेस्ड द ऑडिटर्स ओपिनियन, ऑडिटर्स ओपिनियन के ऊपर एक अलग स्टैंडर्ड है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर आपको ये एक पैराग्राफ दिख रहा है जिसके अंदर 3 से 4 लाइन्स हैं, इस 3 से 4 लाइन्स में आपका 80 से 90% कोर्स कंप्लीट हो रहा है।
तो उर्दू में अगर ट्रांसलेट करना है वो तो 2 मिनट में हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसी भी आइज़ा को कंप्लीट नहीं पढ़ सकते उस वक्त तक जब तक हमें कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में सारी की सारी चीज़ें समझ में ना आ जाए। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है मेरे बच्चों को? मैं वापस से रिपीट करता हूँ, हम कोई भी टॉपिक कंप्लीट नहीं कर सकेंगे बिकॉज आप कोई भी टॉपिक जाएंगे इंटरनल कंट्रोल का वर्ड आ रहा होगा, आप किसी भी टॉपिक में जाएंगे एरर का वर्ड आ रहा होगा, आप किसी भी टॉपिक में जाएंगे रिस्क का वर्ड आ रहा होगा, आप किसी भी टॉपिक में जाएंगे ऑडिट एविडेंस का वर्ड आ रहा होगा। मेरे बच्चों मुझे बता दो, हमारे पास जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होने जा रहा है, हमारे पास जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होने जा रहा है, हमारी जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की क्लासेस होगी, आज हमने थोड़ा बहुत पढ़ा एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट, आज हमने थोड़ा बहुत पढ़ा आइज़ा 200। क्या हमने आइज़ा 200 कंप्लीट पढ़ लिया? नहीं। क्या हम कंप्लीट पढ़ने की पोजीशन पे हैं? नहीं। जब हम इसको पढ़ रहे हैं, जब इसको हम पढ़ रहे हैं तो हमें रिस्क का वर्ड दिख रहा है, जब इसको हम पढ़ रहे हैं तो हमें मटीरियलिटी का वर्ड दिख रहा है, जब इसको हम पढ़ रहे हैं तो हमें फ्रॉड का वर्ड दिख रहा है, जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमें इंटरनल कंट्रोल का वर्ड दिख रहा है, जब इसको हम पढ़ रहे हैं तो हमें ऑडिट एविडेंस का वर्ड दिख रहा है, जब इसको हम पढ़ रहे हैं तो उसमें सफिशिएंट का वर्ड दिख रहा है, और सफिशिएंट मीन्स सैम्पलिंग, हमें सैम्पलिंग का वर्ड दिख रहा है। अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसमें ओपिनियन का वर्ड दिख रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा आपका ऑडिट का सिलेबस है। तो मुझे बता दो, अगली 7 क्लासेस में हम किन चीज़ों का ओवरव्यू लेने जा रहे हैं? जल्दी से बता दो, अगले 7 क्लासेस में हम किन चीज़ों का ओवरव्यू लेने जा रहे हैं? मेरा बच्चा जल्दी से छेती छेती बता दो, अगले 7 क्लासेस में हम किन चीज़ों का ओवरव्यू लेने जा रहे हैं? हम अगली क्लास में रिस्क पढ़ रहे होंगे, फिर उसकी अगली क्लास में क्या पढ़ रहे होंगे? मटीरियलिटी पढ़ रहे होंगे, फिर उसकी अगली क्लास में क्या पढ़ रहे होंगे? फ्रॉड पढ़ रहे होंगे, फिर उसकी अगली क्लास में क्या पढ़ रहे होंगे? इंटरनल कंट्रोल पढ़ रहे होंगे, फिर उसकी अगली क्लास में क्या पढ़ रहे होंगे? ऑडिट एविडेंस पढ़ रहे होंगे, फिर उसकी अगली क्लास में क्या पढ़ रहे होंगे? ओपिनियन पढ़ रहे होंगे। तो हम 7 क्लासेस में 90% कोर्स क्या कंप्लीट कर सकते हैं? जल्दी से बताएं, क्या हम 7 क्लासेस में ये हमारा 90% कोर्स है मेरा बच्चा, क्या हम अपनी 7 क्लासेस में 90% कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं? नहीं। क्या हम 7 क्लासेस में इन सारे आइज़ास को पढ़ लेंगे? नहीं। हम इन 7 क्लासेस में इन 7 कॉन्सेप्ट्स को इस तरीके से ओवरव्यू ले लेंगे ताकि जहां जहां इंटरनल कंट्रोल का वर्ड आएगा मुझे समझ में आ जाए और मुझे लिंक हो जाए, जहां जहां एविडेंस का वर्ड आएगा मुझे समझ आ जाए और मुझे लिंक हो जाए, जहां जहां सैम्पलिंग का वर्ड आएगा, जहां जहां फ्रॉड का वर्ड आएगा, जहां जहां रिपोर्ट का वर्ड आएगा, जहां जहां एविडेंस का वर्ड आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं 16 साल से इस फील्ड में हूँ। कौन सा वर्ड कहाँ कहाँ लिंक होता है, कौन सा आइज़ा कहाँ कहाँ पे लिंक होता है, कौन सी चीज़ कहाँ से लिंक होकर आती है, अगर ये 7 क्लासेस आपने मेरे से ले ली, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगले 70 क्लासेस में कोई मसला नहीं है। आपको पता होगा इस टॉपिक में कौन सी चीज़ किस तरीके से लिंक हो रही है। अगर सिर्फ आज की क्लास में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा, तुम ऑडिट एलिमेंट से मुझे पूरा आइज़ा 200 पढ़ा रहे हो। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तुमने सिर्फ ऑडिट के एलिमेंट से मुझे पूरा आइज़ा 200 लिंक करके दे दिया कि सर ये चीज़ यहाँ से ड्राइव हो रही है, ये चीज़। आप सोचे जैसे हम ऑडिट पढ़ते रहेंगे चीज़ें। पहला आइज़ा जो कि आपको ऑब्जेक्टिव बताता है, उसके अंदर जो वर्ड्स आ रहे हैं वो पूरा ऑडिट का सिलेबस है। कोई एक टॉपिक आप 100% नहीं पढ़ सकते जब तक आप कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ना पढ़ लें। मेरे प्यारे बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? अब जो बच्चा आइज़ा 200 जाके देखेगा और कहेगा सर ने आज क्लास में आइज़ा 200 पढ़ा है, और आइज़ा 200 की किताब जाके देखेगा और पास पेपर्स करने की कोशिश करेगा, क्या वो कर सकता है? मेरे बच्चों, वो नहीं कर सकता, बिकॉज मैंने पूरा आइज़ा 200 आपको नहीं पढ़ाया है। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जितना मैं आपको बता रहा हूँ, आपने वो करना है। तो वॉल्यूम 1 में मेरा बच्चा हमारे पास डिटेल नोट्स हैं, वॉल्यूम 1 में हमारे पास डिटेल नोट्स हैं, वॉल्यूम 2 में हमारे पास जितने भी आइज़ा 200 के पास पेपर्स हैं, जितने भी आइज़ा 200 के पास पेपर्स हैं, ऑटम 2020 भी आपको दिखेगा, आपको ऑटम 2009 भी आपको दिखेगा। जितने भी पास्ट पेपर्स हैं आंसर्स के साथ आपके सामने चीज़ें सारी की सारी मौजूद हैं प्यारे बच्चों। फिर आपके पास आइज़ा 200 का स्मार्ट हैंड आउट है जिसके अंदर आज की क्लास में हमने ये चीज़ पढ़ ली है, एक्सेप्ट फॉर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। जो वर्ड्स मैंने आपके सामने पेश करें प्यारे बच्चों, वो आपका सिलेबस है, उसका ओवरव्यू लेना होगा। हमने आज की क्लास में सिर्फ इतना पढ़ा है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? हमने ये सारी चीज़ें अभी नहीं पढ़ी हैं और शायद अगली क्लास में हम इसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेंगे। आज की क्लास में हमने ओवरव्यू लिया है प्यारे बच्चों। तो ये आपके पास स्मार्ट हैंड आउट है और फिर आपके पास एक एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जिसमें लाइन से आपके पास सारे सवाल आते हैं। क्या आपको 4 वॉल्यूम समझ आता है कि कैसे लेके चलना है? और मैं साथ साथ एक एक चीज़ आपके साथ किताब के साथ इसको रीड भी करा दूंगा ताकि हमें पता हो कि हम किताब में कहाँ खड़े हैं। आपके स्क्रीन में पहला सवाल है विच इज़ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, व्हाट आर दी। सिर्फ हम ये चेक कर लें कि पेपर आता किस तरीके से। हमने ना ड्राफ्टिंग करनी है ना कुछ करना है, सिर्फ इतना हम चेक कर लें कि पेपर आता किस तरीके से, पेपर का पैटर्न क्या है। पहला सवाल आपकी खिदमत में
4 नंबर का, व्हाट आर दी इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। मुझे 4 इनहेरेंट, हम ड्राफ्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे 4 इनहेरेंट लिमिटेशन के सिर्फ की पॉइंट्स बता सकते हो। मैं करूंगा ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में, जो टॉपिक पढ़ाता रहूँगा मैं साथ साथ ड्राफ्टिंग भी करता रहूँगा। लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास 10 मिनट है, मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या मुझे तुम 4 इनहेरेंट लिमिटेशन बता सकते हो ऑडिट की? सिर्फ की पॉइंट्स बता दो, सिर्फ की पॉइंट्स बता दो, बहुत है। एस्टिमेट्स को कैसे लिखना है हमारा एजेंडा नहीं है अभी। मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन। क्लियर है बच्चों? इतना आता है। ये हमारे पास सवाल की कौन सी कैटेगरी होती है? इस सवाल की हमारे पास कैटेगरी कौन सी होती है? एस्टिमेट्स मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड। मैंने आपको लिंकिंग इतनी अच्छी करा दी है कि आपको ये जिंदगी भर रिटेन रहेगा। क्या तक बात समझ आती है? मैंने आपको इसकी लिंकिंग और लॉजिक इतनी अच्छी बता दी है कि आपको जिंदगी भर रिटेन रहेगा। क्लियर हो मेरे बच्चों? जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन रिस्पॉन्स टू एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर सेंड टू रूफ लिमिटेड, मिस्टर अजीज असलम, द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ RL हैज रिक्वेस्टेड योर फर्म to provide absolute assurance in the audit report. In response to an audit engagement letter sent to Roof Limited, Mr. Aziz Aslam, the new chief executive of RL, has requested your firm to provide absolute assurance in the audit report. Draft an appropriate reply mentioning any 4 reasons why the above request cannot be complied with. हाँ भाई, ये ऑटम 2017 का सवाल है मेरे बच्चों। चीफ एग्जीक्यूटिव आपकी फर्म से कह रहा है कि भाई एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करो। चीफ एग्जीक्यूटिव आपकी फर्म से कह रहा है एब्सोल्यूट, और सवाल की रिक्वायरमेंट है कि बताएं भाई 4 रीजन बताएं कि हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों ऑब्टेन नहीं कर सकते। बच्चों अब देखें, अब यहाँ पे एक गलती होती है और यहाँ पे थोड़ी बहुत ड्राफ्टिंग मैटर करती है। सही है? जब वो आपसे कह रहा है, कितने नंबर का सवाल है? 5 नंबर का। जब 5 नंबर का सवाल है तो हमेशा याद रखिएगा मेरे बच्चों, सुन ले मेरी बात को। बच्चा क्या करता है? बच्चा 4 इनहेरेंट लिमिटेशंस लिख देता है। ऑडिटर टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस which is the high level of assurance but not the absolute assurance, because there are following inherent limitation। सवाल कितने नंबर का है प्यारे बच्चों? जल्दी से बताना, सवाल कितने नंबर का है मेरा? सवाल कितने? तो इसका मतलब है वो सिर्फ आपसे 4 inherent limitation नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है उसको अप्रोप्रिएट रिप्लाई दें। जब उसको अप्रोप्रिएट रिप्लाई आप देंगे तो आप कहेंगे कि भाई, आप डायरेक्ट ये ना कहें कि मेरे इनहेरेंट लिमिटेशंस है, आप ये कहें कि जी मेरी जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस व्हिच इज द हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट इट्स नॉट द एब्सोल्यूट एश्योरेंस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग इन। तो यहां पे बच्चा 1 नंबर स्किप कर जाता है। क्या यहां तक बात समझ आती है? मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे रहा हूं कि पेपर आ किस तरीके से रहा है। सही है? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? पूरा पैराग्राफ अभी हमने कुछ नहीं लिखना है, अभी कुछ नहीं लिखना है ना, हमने ड्राफ्टिंग करनी है। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ पढ़ ली तो मैं आपको सिर्फ पास पेपर दिखा रहा हूँ कि हमने इसके ऊपर पेपर आ किस तरीके से रहा। सही है? हमने ना ये 4 लाइन लिखनी है ना कुछ लिखना है, हम सिर्फ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे है, थोड़ी थोड़ी ड्राफ्टिंग हम करेंगे, जो आगे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे सिर्फ वो सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा बच्चों, एक आखिरी सवाल कर दूँ। अच्छा, ये सवाल भी स्ट्रेट फॉरवर्ड था और अगेन मैं ये कह सकता हूँ कि ये भी मेरे पास एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5, ऑटम 2018। A friend of yours has invested in the shares of Ascendant Limited. On receiving the company's annual report, he made the following comments. The auditor has expressed an unqualified opinion. Unqualified opinion, again वही वाली बात, कोई चीज़ हम कर ही नहीं सकते जब तक हम consensus framework ना ले लें, बट unqualified opinion का मतलब ये है कि उसमें उसने लिखा है कि FS are prepared in accordance with IFRS. Since the auditor must have arrived at his opinion after testing majority of the transactions, therefore the FS are correct in all respect. Since no control deficiency and fraudulent conduct had been reported by the auditor, I can safely invest further amount of money in the company because there is no risk that I will lose my money due to fraudulent conduct of the management or misrepresentation in the financial statement. हाँ भाई मेरे बच्चों, सवाल की रिक्वायरमेंट है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू रिमूव हिज मिसकॉन्सेप्शंस रिलेटेड टू द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ भाई, जल्दी छेती छेती मेरे बच्चों, आपने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ऑडिटर ने ओपिनियन दी और ऑडिटर ने कहा ये जो FS है ये IFRS के हिसाब से बने हुए हैं। आपके दोस्त ने कहा कि जी मैं तो इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने जाऊंगा बिकॉज तुम कह रहे हो कि FS IFRS के हिसाब से बने हुए, तुमने कोई फ्रॉड भी आइडेंटिफाई नहीं करा, तुम कह रहे हो कि कंट्रोल्स भी बिल्कुल सही है और कोई रिस्क ही नहीं है कि मैं अपना पैसा इस कंपनी में लूज कर दूंगा क्योंकि तुम कह रहे हो कि फंक्शन में हर लिहाज से सही है। बच्चों, इस पूरे सवाल में कौन सा एक ऐसा वर्ड है, इस पूरे सवाल में कौन सा ऐसा एक की वर्ड है जिसकी वजह से आइजा 200 एप्लीकेबल हो जाएगा? सवाल 8 नंबर का है तो 2-3 आइजास एप्लीकेबल हो रहे हैं, लेकिन इस पूरे सवाल को गौर से देखें, इस पूरे सवाल को मेरा बच्चा गौर से देखें। इस पूरे सवाल में ऐसा कौन सा वर्ड है जिससे आइजा 200 लिंक्ड हो जाएगा? मेरे बच्चों जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो मेरा बच्चा। ज़बरदस्त, इन ऑल रिस्पेक्ट। मतलब यहाँ से हमारे पास एक व्यू ये जा रहा है कि
कि वो ये समझ रहा है कि 100% करेक्ट है। इस एक वर्ड से मैं ये इंटरप्रेट कर रहा हूं कि वो ये समझ रहा है कि 100% करेक्ट है। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100% करेक्ट हो सकते हैं? मेरा बच्चा जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100% करेक्ट हो सकते हैं? क्या मैं 100% एश्योरेंस ऑब्टेन कर सकता हूं? मेरी जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस विच इज द हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट द एब्सोल्यूट एश्योरेंस बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। मेरा बच्चा, क्या यहाँ तक बात समझ आती है? ये हमारे पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की सबसे ईजिएस्ट कैटेगरी है। क्यों? इसमें आपने सवाल पढ़ के सिर्फ पिक करना होता है कि कौन सा ऐसा वर्ड लिखा हुआ है जिससे फला आइजा ट्रिगर कर रहा है। तो चूंकि हमने पढ़ा ही सिर्फ आइजा 200 है, इसमें अगर आप देखें अनक्वालिफाइड ओपिनियन आ रहा है तो हमारे पास 700 की सीरीज ट्रिगर करेगी। हम आगे जाके पढ़ेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन आ रहा है, हमारे पास सैम्पलिंग के ऊपर स्टैंडर्ड है, वो ट्रिगर करेगा। इन ऑल रिस्पेक्ट ऑल से मैंने एज ए 200 लिंक कर दिया। कंट्रोल डेफिशिएंसी लिखा हुआ आ रहा है, कंट्रोल के ऊपर हमारे पास पूरा स्टैंडर्ड है। फ्रॉडुलेंट का वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, एज ए 240 हमारा फ्रॉड भी इसके ऊपर कवर। आप समझने की कोशिश करें, एक सवाल के अंदर 4 से 5 आइजाज लिंक्ड हो रहा है। चूंकि हमने आज थोड़ा बहुत पढ़ा है तो हमने सिर्फ एक वर्ड पढ़ा, क्या? ऑल। और इस ऑल का वर्ड से हमने कहा जानी यहाँ तो मैं 200 की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ। बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? तो चूँकि आज में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ ले तो हम सिर्फ थोड़ा सा ये देख रहे हैं अभी कि हमारे पास पास्ट पेपर्स किस तरीके से आते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। एक डायरेक्टर है कंपनी ए का, मेरा बच्चा सुनिएगा मेरी बात को। एक डायरेक्टर है कंपनी ए का और उसका ऑडिटर है PwC। सही है? उसका ऑडिटर कौन है? PwC। PwC ने इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कहा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके हिसाब से बने हुए? IFRS के हिसाब से बने हुए। डन हो गया बच्चों? PwC ने इस कंपनी को कहा, इस शेयरहोल्डर को कहा कि ये जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है IFRS के हिसाब से बने हुए। जो डायरेक्टर था, लेट से 30 अप्रैल 2025 को रिपोर्ट साइन हो गई। PwC ने रिपोर्ट साइन करी जिसमें लिखा कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बने हुए। डायरेक्टर ने 25 जून 2025 को PwC के पार्टनर को लेटर लिखा और कहा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसमें कुछ एरर्स हुए हुए हैं, इसमें कुछ एरर्स हुए हुए हैं और आप PwC इस एरर को डिटेक्ट क्यों नहीं कर सकी? सवाल की रिक्वायरमेंट है बड़ी सादा खुशबू। आप एज अ PwC के पार्टनर डायरेक्टर को रिप्लाई करें। 6 नंबर का सवाल। हाँ भाई मेरा बच्चा, आसान सवाल है मुश्किल सवाल है? PwC का पार्टनर क्या कहेगा? और एक बहुत बड़ी केस स्टडी है, मैं आज ग्रुप में भी भेजूंगा। और PwC के पार्टनर ने उसको स्टार्ट इस तरीके से किया था। तो इसका आधा पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे, आधा पार्ट हम आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। PwC क्या कहेगा भाई? PwC का पार्टनर मेरा बच्चा क्या कहेगा? जल्दी छेती वही वाली बातें कहेगा, वही बातें कहेगा, घिसी पिटी बातें, एस्टिमेट्स, फ्रॉड, सैम्पलिंग, ऑल इन्फॉर्मेशन। ऐसा ही है प्यारे बच्चों, जिस बच्चे ने ये लिखा उसको सिर्फ 3 नंबर मिलेंगे। सुनना, जो मैंने क्लास स्टार्ट करी, इस दुनिया में पहले कौन आया है? इस दुनिया में पहले कौन आया है? मेरा बच्चा जल्दी से बता दो। तो उसके बाद कौन आया है? कम बख्तो वो बता दो। उसके शेयरहोल्डर के बाद सवाल में जब शेयरहोल्डर है नहीं तो क्यों लिखना है उसका? मैनेजमेंट। जहां डायरेक्टर ने आपको खत लिखा PwC को कि तुमसे डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ, तो मैं रिप्लाई में सबसे पहले उसको क्या बताऊंगा कि जी इट वाज यू, मैनेजमेंट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर FS इन अकॉर्डेंस विद IFRS। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी FS को IFRS के हिसाब से बनाने की। हाँ मेरी भी जिम्मेदारी है FS को IFRS के हिसाब से बनाने की, नहीं लेकिन ये इंश्योर करने की कि क्या ये FS IFRS के हिसाब से बने हुए, और इसके लिए मैं रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करता हूं, लेकिन मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन। क्या यहां तक बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? क्या यहां तक बात समझ आ रही है? जहां मैनेजमेंट आपके ऊपर इल्जाम लगाया कि तुमसे डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ, तो वही इल्जाम मैंने मैनेजमेंट के ऊपर लगाना है कि इस दुनिया में पहले तुम आए हो। सही है? जब इस दुनिया में पहले तुम आए हो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी टू प्रिपेयर FS इन अकॉर्डेंस विद IFRS। सही है? हाँ मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैंने रीजनेबल एश्योरेंस लेना है जो कि एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, लेकिन ये एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं हो सकती बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। थोड़ी बहुत ड्राफ्टिंग समझ में आ रही है? हमने ड्राफ्टिंग करी नहीं है चूंकि हमारे पास टाइम कम था, तो हमने ओवरऑल सिर्फ एक स्ट्रक्चर को समझा है। आगे जाके हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी, हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ हम ड्राफ्टिंग को कवर करेंगे। बच्चों अब मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दो, जो क्लास के आगाज़ में हमने स्टार्ट करा लॉजिक, क्या ये क्लियर है? जो क्लास के आगाज़ में हमने स्टार्ट किया लिंकिंग, क्या ये क्लियर है? क्या हमने क्लास के स्टार्ट में आगाज़ किया ड्राफ्टिंग, क्या ये क्लियर है? जो मैंने आपसे कहा कि मैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे पहले फोकस करूंगा, क्या ये मेरी बात आपको समझ आती है?
और मैं अपने 16 साल के तजुर्बे से आपसे ये कह रहा हूँ। क्या ये मेरी बात समझ आ रही है? जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस का ओवरव्यू लेंगे, क्या ये बात समझ आती है? लेकिन हम जो भी आइज़ाज़ पढ़ेंगे उसका सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू लेंगे, उन आइज़ा को कंप्लीट नहीं करेंगे। तो आज की क्लास में हमने आइज़ा 200 नहीं पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ उसका ओवरव्यू लिया है। अगली क्लास में हम एक नए आइज़ा के साथ जाएंगे, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आइज़ा 200 कंप्लीट हो गया है, हम अगले आइज़ा का ओवरव्यू लेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? और हम जिन चीज़ों का ओवरव्यू ले रहे हैं वो 70 से 90% है मेरे सिलेबस का। तो 10 से 12 क्लास या 7 क्लास में 90% कोर्स कंप्लीट नहीं हो सकता, लेकिन हम पूरी ऑडिट की सैर करने जाएंगे मेरे बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? और मैंने आइज़ा 200 रीड करके आपको ये प्रूफ कर दिया कि अगर आप आइज़ा 200 जो कि पहला स्टैंडर्ड है, अगर उसको भी आप देखें तो उसकी एक लाइन के अंदर 70% का सिलेबस आपका कवर्ड हो रहा है। उसमें रिस्क भी आ रहा है, उसमें मटेरियलिटी भी आ रहा है, उसमें फ्रॉड भी आ रहा है, उसमें इंटरनल कंट्रोल भी आ रहा है, उसमें ऑडिट एविडेंस भी आ रहा है, उसमें रिपोर्टिंग भी आ रहा है। क्या ये बात मेरे बच्चों को समझ आती है? पहली क्लास लिए हमने ऑडिट के बच्चों, कुछ फ़ायदा हुआ आपको? कुछ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्लियर हुआ? ठीक है, बेहतरीन हो गया। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात करेंगे एक नए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के साथ। अपना बेहद ख्याल रखिएगा बच्चों। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।